बाब नंबर 4। मुनाफिक। शाम का वक्त था। पूरा एडनबर्ग बारिश में भीग चुका था। वो एक बेंच पर बैठा अपने ख्यालों में गुमसुम था। उसका लॉन्ग कोट बारिश में गीला हो रहा था। टोपी पहने सर नीचे झुकाए वो किसी का इंतजार कर रहा था। वो जो कहकर गई थी, मिलेंगे हम दोबारा, किसी भीगी शाम में, किसी बारिश के संगम में, किसी डूबे कल में, किसी उदास रात में, लेकिन मिलेंगे हम दोबारा, ये वादा है मेरा। वो 4 साल से उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बाज़ औक़ात इंतज़ार बहुत लंबा हो जाता है। वो जाते जाते उसकी खुशियों भरी ज़िंदगी वीरान कर गई थी। वो ज़िंदगी जीने वाला लड़का अब बस ज़िंदगी गुजार रहा था। जानता हूँ कि तुम्हारा आना मुमकिन नहीं, क्योंकि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। मगर ये दिल इस सच को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बाज़ औक़ात सच इतना कड़वा होता है कि हम अपने झूठ पर यकीन कर लेते हैं, ताकि हमारी उम्मीदें, हमारे ख्वाब ना टूटे। 4 साल से रोज़ इस उम्मीद पर सोता हूँ कि सुबह का सूरज मुझे न देखना पड़े और मैं तुमसे जा मिलूं उस जहान में। वो अंदर से टूटा हुआ था, हारा हुआ था। मिन्हा अपने कमरे में अकेली बैठी गहरी सोच में गुम थी। उसकी आंखें नम थीं, जैसे माजी की बुरी यादें उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह चल रही थी। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर बेख्तियार उसकी आंख से आंसू गिरा। पल भर में उसका माजी उसके सामने वापस आ गया था। उसे समझ में नहीं आ रही थी कि वो किससे बताए, किससे मदद मांगे। मेनहा अपने गुनाहों का किसी को हमराज नहीं बनाना चाहती थी। वो इतनी कमज़ोर तो नहीं थी कि उसे किसी की ज़रूरत हो, मगर आज वो खुद को तन्हा महसूस कर रही थी। उसने अपने फ़ोन की फ़ोटो गैलरी खोली। सामने ही उसके बाप की तस्वीर थी। मेनहा ने उनकी तस्वीर को खोला। उसकी आंखें बिल्कुल अपने बाप पर गई थीं। आंख से आंसू टपक कर मोबाइल की स्क्रीन पर गिरा और कुछ माजी के लम्हे उसे याद आए। वो 18 साल मिन्हा अपने इंग्लैंड वाले अपार्टमेंट के टीवी लाउंज में अपने बाप के साथ बैठी थी। मिन्हा के लेवल का आखिरी साल था, उसी सिलसिले में जहां जेब मिन्हा के वालिद इंग्लैंड आए थे। वो कल रात ही पहुंचे थे और रात को मिन्हा घर काफ़ी लेट आई थी। रात को आप किधर थी? अपने गुस्से पर काबू पाते हुए जहां जेब ने नरमी से सवाल किया। वो मैं दोस्तों के साथ बाहर गई थी। मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं कभी ना जाती। वो शर्मिंदा हुई थी। इतनी रात को? और उनके साथ आप गई किधर थी? दूसरा सवाल आया था। मेनहा अब नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। कुछ भी हो, वो अपने बाप से कभी झूठ नहीं बोलती थी। वो उससे झूठ नहीं बोला जा रहा था। आप जानती हैं ना, हम सिर्फ बाप बेटी नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी हैं, और दोस्तों से कुछ नहीं छुपाते। वो मेनहा की घबराहट समझ चुके थे। आपको सुनकर बहुत गुस्सा आएगा, मगर बाबा सच में मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे दोस्त वहाँ जा रहे हैं। वो शर्मिंदा थी। उसको ठंडे पसीने आने लगे थे। जहां जेब साहब ने नरमी से मिन्हा का हाथ पकड़ा, उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने आज तक आप पर गुस्सा किया है? आप मुझे सब बता सकती हैं। वो मिन्हा को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे थे। मिन्हा ने नज़र उठाकर अपने बाप को देखना चाहा, मगर नहीं देख पाई। फिर वो हिम्मत करके बोलना शुरू हुई। मेरे दोस्तों ने मुझे बोला था कि वो लोग घूमने जा रहे हैं, तो मैं भी तैयार हो गई। मगर जब मैं उनके साथ गाड़ी से उतरी तो वो एक डांस क्लब था। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी, मगर उन सब के इसरार करने पर मैं उनके साथ अंदर चली गई। बाबा, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने वहाँ डांस किया बाबा। मैं वो अपने गुनाहों का इकरार करते हुए वो फूट कर रोई थी। अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं क्या करूँ अब? मैं इस शर्मिंदगी के मारे मर जाऊंगी बाबा। वो किसी बच्चे की तरह आवाज़ों के साथ रो रही थी। जहाँ जेब ने अफसोस के साथ अपनी आंखें बंद कर ली थी। मगर अपनी औलाद के बुरे अमाल पर उनको समझाना वालदैन का फ़र्ज़ है। आपको अपने गुनाह पर शर्मिंदगी और अफसोस है, तो ये तो अच्छी बात है। जानती हैं, एहसास जुर्म भी नसीब वालों को होता है, वरना बहुत सारे लोगों को अपना गुनाह दिखाई भी नहीं देता। आप खुद को खुश नसीब समझें कि अल्लाह ने आपको इस काबिल समझा है कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। वो चाहता तो आप कल रात ही मर जाती, लेकिन उसने आपको मोहलत दी। अब इस मोहलत को ज़ाया नहीं करना। जहाँ जेब साहब हर हालात में मस्बत सोचते थे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, वो बच्चों की तरह पूछ रही थी। अल्लाह माफ़ कर देता है मिन्हा, लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि आप उस गुनाह को जड़ से छोड़ दें, ताकि आपकी तौबा में सदाकत शामिल हो सके। ये नहीं कि आज अफसोस हुआ तो छोड़ दिया और कल फिर वही गुनाह कर डालो। वो उसे नरमी से समझा रहे थे। माँ बाप को उसी तरह अपने बच्चों के गुनाहों पर उन्हें समझाना चाहिए। अगर मैं ये गुनाह दोबारा ना करूं तो ये मेरा पीछा तो नहीं करेगा ना? जैसे उसे किसी चीज़ का डर था। जो गुनाह अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ा जाए, वो आपका पीछा कभी नहीं करता। वो उसका हाथ छोड़ते हुए बोले, बाबा आई एम सॉरी। मैंने अपनी नादानी में आपका मान तोड़ दिया। कितनी उम्मीद से आपने मुझे इंग्लैंड भेजा था। आप मुझे वापस ले जाएं, मैंने आपका एतबार तोड़ा है।
وہ اب بھی اپنے باپ سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ ہاں مجھے افسوس ہوا یہ سب سن کر، کیونکہ میں آپ سے یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اپنے باپ سے جھوٹ نہیں بولا۔ اور ویسے بھی جو لوگ آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں انہیں ایک دوسرا موقع تو دینا چاہیے، اس لیے آپ ادھر ہی رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کریں۔ وہ مسکرا کر بولے تھے اور منہا کو تسلی ہوئی تھی۔ بابا، میں نے تو وہ گناہ زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی آج وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ وہ شکوہ کر رہی تھی۔ واقعی میں اس دن کے بعد سے جو منہا کو کلب وغیرہ کا کہتا تھے، منہا ان سب سے دوستی توڑ دی تھی۔ وہ دوبارہ مڑ کبھی بھی رات کو ان میں سے کسی کے ساتھ باہر نہیں گئی تھی۔ وہ گناہ اس نے ایسے بھلا دیا تھا جیسے وہ اس کی زندگی میں تھا ہی نہیں۔ وہ روز اس امید کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتی تھی کہ اللہ اسے کسی کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا، نہ ہی اس دنیا میں اور نہ ہی قیامت میں۔ کچھ گھنٹے پہلے لائلہ نے چھلانگ لگاتے ہی اپنی جیب سے آکسیجن ماسک نکالا اور فوراً سے لگایا۔ یہ کام صرف چند سیکنڈ میں کیا گیا تھا۔ وہ ہوا میں بہت تیزی سے نیچے کی طرف گر رہی تھی، لیکن پانی میں داخل ہوتے ہی اس کی رفتار آہستہ ہو گئی تھی۔ وہ پانی کے اندر تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں کی مدد سے تیرنے کی کوشش کی۔ وہ پانی کے اندر تیر رہی تھی، لیکن پانی اتنا گندا تھا کہ اوپر پل پر کھڑے آدمی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب تیرتے ہوئے پل کے بالکل نیچے آ گئی تھی۔ اس نے اپنا منہ باہر نکالا، ماسک اتارا اور کھل کر سانس لیا، لیکن ابھی رکنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ دوبارہ تیرنا شروع ہوئی اور پل کے کنارے تک پہنچی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پولیس ابھی نیچے نہیں آئی تھی۔ کنارے کے پاس چھوٹا سا جنگل تھا۔ وہ جنگل کے اندر داخل ہوئی۔ ٹھنڈے پانی سے باہر نکلنے کے بعد اس کا بدن گیلا پڑا تھا۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ رک نہیں سکتی تھی۔ اس نے جنگل کا رخ کیا۔ لائلہ اندر جنگل کے درختوں کے بیچ میں بھاگتی ہوئی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور جنگل میں اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ کافی تیز بھاگ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ جلدی جنگل سے باہر نکل آئی۔ اس کے سامنے ایک سنسان روڈ تھی۔ وہ ابھی بھی اپنے پیچھے دیکھتے ہوئے روڈ کراس کر رہی تھی۔ روڈ پر ایک چھوٹی سی اسکوٹی اس کے قریب آتی دکھائی دی۔ لائلہ اپنی ہی دھن میں روڈ پر بھاگ رہی تھی۔ اسکوٹی کالے رنگ کی تھی اور آگے ڈرائیونگ سیٹ پر وہ بیٹھا تھا۔ کالے رنگ کی جیکٹ کے نیچے کالے ہی رنگ کی ٹی شرٹ اور جینس پہن رکھی تھی۔ ہاتھ میں راجو کی گھڑی اور آنکھوں پر چشمہ لگا رکھا تھا۔ اس کا رنگ صاف اور سفید تھا۔ لائلہ کو سامنے دیکھ کر اس نے اسکوٹی کو بریک لگائی۔ اگر وہ بریک نہ لگاتا تو لائلہ اسکوٹی کے نیچے آ جاتی۔ بریک کی آواز سن کر لائلہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ بھی غصے میں اپنی اسکوٹی سے اترا اور تیز قدم اٹھاتا لائلہ کی طرف بڑھا۔ وہ دراز قد تھا، مگر عمر میں تھوڑا کم لگتا تھا۔ لائلہ اپنی جگہ پر ساکن کھڑی تھی۔ بی بی، تمہیں روڈ کراس کرنا نہیں آتا؟ اس نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارا۔ اس کی آنکھیں گہرے نیلے رنگ کی تھی، جیسے نیلا آسمان ہو۔ بائیں آنکھ میں تل تھا جو کہ بے حد دلکش لگ رہا تھا، لیکن لائلہ نے اتنا غور نہیں کیا تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ؟ میں جیسے مرضی روڈ کراس کروں؟ وہ آگے سے تپی تھی۔ بھاگ تو تم ایسے رہی تھی جیسے تمہارے پیچھے پولیس لگی ہو۔ یہ سن کر لائلہ کو تھوڑی گھبراہٹ ہوئی تھی۔ میں بچوں کے منہ نہیں لگتی، اس لیے میرے آگے سے ہٹو اور مجھے جانے کا راستہ دو، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولی تھی، اور اذلان چڑھ چکا تھا۔ میں پورے 21 سال کا ہوں محترمہ، میں تم سے بڑی ہوں تو تم میرے آگے بچے ہی ہو۔ لائلہ اس سے 5 یا 6 سال بڑی تھی، لیکن وہ اس لڑکے کے سامنے کھڑی اس سے چھوٹی لگ رہی تھی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ عمر سے کیا ہوتا ہے، قد تو میرا ہی بڑا ہے، وہ بچوں والے جواب دے رہا تھا۔ زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو میرا قد بالکل صحیح ہے، تم کچھ زیادہ ہی لمبے ہو۔ لائلہ کو قد والی بات بری لگی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے انجان تھے، لیکن بات ایسے کر رہے تھے جیسے ایک دوسرے کو بہت عرصے سے جانتے ہوں۔ ویسے یہ تم گیلی کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے لائلہ کو سردی میں کانپتے دیکھا۔ تم اتنا فری کیوں ہو رہے ہو؟ سوال ایسے کر رہے ہو جیسے میرے بھائی ہو۔ لائلہ آگے چلنے کے لیے بڑھی تھی۔ وہ وقت برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہارے بھائی ہو میرے دشمن، مجھے تمہارا بھائی بننے کا کوئی شوق نہیں۔ لائلہ نے اسے مڑ کر گھورا تھا۔ ویسے تم چاہو تو میرے کپڑے پہن سکتی ہو، بس تھوڑے لمبے ہی ہوں گے۔ وہ لڑکا جس سے اپنے کپڑوں سے عشق تھا، وہ لائلہ کو اپنے کپڑے آفر کر رہا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں جلدی میں ہوں، اس نے صاف انکار کیا تھا۔ دیکھ لیں، اذلان خان کے کپڑے قسمت والوں کو ملتے ہیں، وہ ناز کر رہا تھا۔ تم پاگل تو نہیں؟ لائلہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ادھر کھڑی اپنا وقت برباد کیوں کر رہی تھی۔ حد ہے، ایک تو میں بھلائی کرنا چاہ رہا ہوں اور اوپر سے تم مجھے پاگل کہہ رہی ہو۔ وہ برا مان گیا تھا۔ ہوا ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ سردی کے موسم میں دونوں اس اندھیری اور سنسان روڈ پر کھڑے فضول کی بحث کر رہے تھے۔ لائلہ پہلے سے زیادہ کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے ابھی آگے جانا تھا اور اس کے بیمار ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مگر سوٹ میں اپنی مرضی کا پہنوں گی، وہ مان گئی تھی۔ جی مناسب، وہ طنز کر رہا تھا۔ لائلہ اگنور کرتی ہوئی اسکولی کے اندر داخل ہوئی۔ وہ باہر ہی کھڑا تھا۔ اسکولی کے اندر ایک سنگل بیڈ اور 2 کرسیاں بڑے شان سے لگی ہوئی تھیں۔
बेड के सामने ही टीवी लगा हुआ था। अंदर एक छोटा सा वॉशरूम भी था। ये एक छोटे से कमरे की तरह था, जो कि निहायत साफ सुथरा और प्यारा लग रहा था। साइड पर ही छोटी सी अलमारी थी, जिसमें कपड़ों का ढेर था। उसने नीले रंग का शलवार कमीज निकाला और उसे पहनने लगी। शीशे टिंटेड थे, इसलिए बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था। लायला ने अजलान को बाहर किसी से फोन पर बात करते देखा। उसके दिमाग में अजीब से ख्याल आ रहे थे। अगर अजलान ने पुलिस को बुला लिया? ये जितना मासूम दिख रहा है उतना लग नहीं रहा। दिमाग ने सिग्नल दिया था। लायला ने बेड के साथ वाली खिड़की खोली, बाहर छलांग लगा ली। अजलान दूसरी तरफ खड़ा फोन पर बात कर रहा था। वो उसे छुपकर दूसरी तरफ भागी। थोड़ी देर बाद अजलान जब खिड़की खुली देखकर अंदर आया तो बेड पर लायला के जूतों के निशान थे। उसने बेड के ऊपर चढ़कर बाहर छलांग लगाई थी और अपनी बेडशीट गंदी देखकर अजलान का गुस्सा आसमान को छू रहा था। लायला किधर है? उसने मोहतशिम के कान में पूछा, और यह सुनकर मोहतशिम को भी थोड़ी फिक्र हुई थी। उसने वक्त देखा, रात के 9 बज रहे थे। लायला अब तक नहीं आई थी। वाकई बहुत देर हो गई है, अब तक उसे आ जाना चाहिए था, मोहतशिम फिक्रमंदी से बोला। तभी लायला अंदर दाखिल हुई। उसने वही नीले रंग का शलवार कमीज पहन रखा था। लायला को आज शलवार कमीज में सबने पहली बार देखा था। वो सब उससे घूर रहे थे। शीला ने आगे बढ़ते हुए उसे गले लगा लिया। लायला की नज़र मोहतशिम से मिली और वो दोनों पुरस्कार तरीके से मुस्कुराए। लायला अपने ख्याल में गुम हुई थी। प्लानिंग वाले दिन जब सब लोग जा चुके थे, तब मोहतशिम लायला को उसका टास्क समझा रहा था। जानती हो सबसे मुश्किल क्या है? पुलिस को अपने पीछे आने से रोकना। वक्ती तौर पर हम उन्हें गुमराह कर सकते हैं, मगर फारिस के बाहर जाते ही समझो गेम हमारे हाथ से निकल जाएगा। लायला बहुत गौर से सुन रही थी। तुम पुलिस वालों को अपने पीछे लगाओगी। उन्हें ऐसा ही लगना चाहिए कि तुम फंस गई हो। वो हमें छोड़कर तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम्हारे पास वाले मॉल की पार्किंग से मेरा बाइक मिल जाएगा। उसको लेकर उस पुल तक आना। वो नक्शे पर हाथ रखे उसे रास्ता बता रहा था, और लायला को यह एडवेंचर सुनकर ही मजा आ रहा था। वो खतरों की खिलाड़ी थी। तुम उस बहते पानी में छलांग लगाओगे। पानी बहुत गहरा नहीं है, तुम्हें बस खुद को संभालते हुए पुल के नीचे आना है। वहां से उस जंगल की तरफ भागना। मोहतशिम उसे नक्शे पर हर जगह बता रहा था। लेकिन अगर मेरी लाश उन्हें पानी में नहीं मिली तो वो मेरा पीछा जरूर करने आएंगे। सवाल बिल्कुल दुरुस्त था। सर्द खाने से एक लाश चोरी करके उसे पानी में फेंक देना कौन सा मुश्किल है? वो मुस्कुराया था। क्या हो गया है? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो हैरान थी। सबने पहली बार तुम्हें इस हालत में देखा है, शीला उसके कान में बोली थी। वाकई लायला सुल्तान ने पहली बार शलवार कमीज पहनी थी और वो उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। उसे जिंदा सलामत देखकर बुर्राक को तसल्ली हुई थी। बुर्राक को लायला से दिली हमदर्दी थी। वो अपनी जगह से उठकर लायला की तरफ बढ़ा। शुक्र है तुम आ गई, वरना मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। बुर्राक उसकी तरफ देखकर बोला, मैं लायला सुल्तान हूँ, तुमने मुझे हल्का ले लिया। वो जता रही थी और बुर्राक मुस्कुराया था। हाँ जानता हूँ, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। अब जाके आराम करो, थक गई होगी। अपना ख्याल रखा करो लड़की। वो उसे समझा रहा था और लायला को बस उसकी ही समझ आती थी। हाँ पहले नहा लूँ फिर आराम करूंगी। वो काफी थकी हुई लग रही थी। सोने से पहले कहवा जरूर पी लेना, ठंड लग जाएगी तुम्हें। वो मुफिक्रमंद हुआ था। हाँ जरूर, लायला उसे देखकर बोली थी। पास खड़ी शीला ने दोनों को बातें करता देख हल्का सा खांसी। लायला और बुराक उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। तुम दोनों की बात हो गई हो तो लायला चले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शीला ने लायला की तरफ देखकर बोला। हाँ मैं बस वैसे ही जा रहा हूँ। बुराक ने मुहतशिम की तरफ कदम बढ़ाए। तुम चलो जरा ऊपर। लायला हैरान थी कि आखिर ऐसी क्या बात है। बुराक अपने अपार्टमेंट में दाखिल हो रहा था। उसे सामने से मिन्हा अपने घर से निकलती दिखाई दी। इतनी रात को वो कहाँ जा रही थी? उसने मिन्हा की तरफ रुख किया। आप इस वक्त किधर जा रही हैं? उसने मिन्हा को देखकर बोला। थोड़ी तबीयत खराब है, सोचा डॉक्टर से चेकअप करवाऊं। वो आज बुझी बुझी लग रही थी। उससे देखकर ही लग रहा था कि वो बीमार है। बुर्राक ने मिन्हा की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे देखते हुए इजाजत तलब की। मिन्हा ने बेख्तियार हाँ में सर हिलाया। दूसरे ही लम्हे उसने मिन्हा का हाथ पकड़ा था। बुर्राक को अपना दिल बहुत तेजी से धड़कता महसूस हुआ था, जैसे दिल अभी निकल कर बाहर आ जाएगा। उसने आज पहली बार मिन्हा को छुआ था। कुछ लम्हों के लिए वो मिन्हा का हाथ छोड़ना भूल गया था, जैसे वक्त थम गया हो और दुनिया की हर चीज रुक गई हो। मिन्हा को उसका हाथ पकड़ना बुरा नहीं लगा था, वो खुद को महफूज महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद खुद पर काबू पाते हुए बुर्राक ने मिन्हा के माथे को हाथ लगाया। वो वाकई बुखार में तप रही थी। आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, चलिए मेरे साथ, मैं ले जाता हूँ आपको डॉक्टर के पास। उससे हाथ हटा लिया था। मिन्हा भी होश में वापस आई। मैं खुद चली जाती हूँ, तुम्हें वैसे ही जहमत होगी। वो आज अजीब बर्ताव कर रही थी। वो जहनी तौर पर किसी बात में उलझी हुई थी।
मेरे होते हुए आप अकेली जाएं तो मुझ पर लानत है। चले मेरी गाड़ी में। उसने मिन्हा को चलने का इशारा किया। बगैर कुछ बोले मिन्हा उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। ये सूट किसका है? कमरे में आते ही शीला ने पहला सवाल यही था। एक पागल रास्ते में मिला था, पीछे ही पड़ गया था। अजलान की बातें उसके दिमाग में घूमी थी। कौन पागल अपने कपड़े किसी को देता है? वो हैरान हुई थी। खैर छोड़ो शीला यार, हम सब अमीर हो गए हैं जैसे ये कोई ख्वाब हो। वो बहुत खुश थी। हाँ यार, मैं तो पूरा मॉल खरीद लूंगी इतने पैसों से। मोहतसिम जाने दे ही ना दे तुम्हें मॉल। वो फिर रियलिटी चेक दे रही थी। बुराक है ना, तुम उससे बोलना, वो मोहतशम से बात करेगा। शीला ने फौरन हर निकाला था। मोहतशम से बात तो मैं खुद भी कर लूंगी, तुम बताओ तुमने क्या बात करनी थी? यार वो, शीला को समझ में नहीं आया वो कैसे बताए। ड्रामे न कर, सीधी बात करो, वो दो टोक लहजे में बोली। अहमद ने मुझसे माफ़ी मांगी है और दोबारा रिलेशनशिप की ऑफ़र की है। उससे भी सीधी बात की थी। तुम अब भी उसे याद करती हो? लायला ने सवाल किया था। हाँ बहुत ज़्यादा, मगर मैं उसके साथ दोबारा वैसा ही ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहती जिसमें सिर्फ उसकी मर्ज़ी चले, और ऐसा कभी नहीं होगा। वो सिर्फ अपनी सुनता है। इस वक्त वो दिल और दिमाग की जंग में फंसी हुई थी। मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझे भूल जाए? तुम बार बार वो लम्हे याद करो जब उससे तुम्हें तकलीफ थी। वो अजियत, वो तकलीफ जब तुम दोबारा महसूस करोगी तो फैसला करना खुद ही आसान हो जाएगा। वो उसे समझा रही थी। लेकिन उसने खुशियां भी तो बहुत दी हैं। हाँ मैं जानती हूँ, उससे तुम्हें बहुत खुश भी रखा है। मगर देखो, जिन रिश्तों का कोई अंजाम ही ना हो उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। जब उसने तुमसे शादी ही नहीं करनी तो क्या फ़ायदा इस रिलेशन का? यार शायद इस बार वो शादी के लिए मान ही जाए। तुम इस वक्त उलझी हुई हो, इसलिए बेहतर है कुछ दिनों बाद सोच समझ कर फैसला करना। मैं अहमद से बात करके देखती हूँ, वो इस बार इनकार नहीं करेगा, मुझे यकीन है। वो इरादा कर चुकी थी। लाइला बिना कुछ बोले वॉश की तरफ बढ़ गई। बुराक मिन्हा के साथ अस्पताल से बाहर निकल रहा था। डॉक्टर ने कुछ गोलियां दी थी जिनका शॉपर बुराक ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। कमाल है, आपने सुबह के बाद कुछ नहीं खाया, इसीलिए बीपी भी कम था आपका। वो उसे बच्चों की तरह डांट रहा था। सुबह से चोरी वाले मामले में इतना उलझी हुई थी कि कुछ होश में ही नहीं थी। वो असल बात गोल कर गई थी। क्या उसे बुराक को बताना चाहिए? नहीं, बुराक उसके बारे में क्या सोचेगा? डॉक्टर ने आपको टीका लगाया है जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद आएगी। जब डॉक्टर कह रही थी कि आप अस्पताल में ही लेट जाएं तो आप क्यों नहीं लेटी? वो फिर डांट रहा था। घर ऐसे ही अकेला छोड़ दूं? अम्मी वगैरह भी एक दो दिन में आएंगे। वो रोड क्रॉस करके गाड़ी में बैठी थी। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ, उससे मिन्हा को गाड़ी में बैठता देखकर बोला। मिन्हा ने हाँ में सर हिला दिया। आज वो किसी भी बात पर बहस नहीं कर रही थी। ये गाड़ी अंदर से लॉक कर लें और शीशे भी ऊपर कर लें, मैं आता हूँ बस। वो उसे अकेला गाड़ी में छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे साथ भी नहीं लेकर जा सकता था। उससे मिन्हा को गाड़ी की चाबी दी ताकि वो गाड़ी स्टार्ट करके हीटर ऑन कर ले। रात के 12 बजे गाड़ी रोड पर अकेली थी, इसीलिए बुराक ज्यादा फिक्रमंद था। वो अस्पताल की कैंटीन की तरफ कदम बढ़ा रहा था और मिन्हा ने गाड़ी अंदर से लॉक कर थोड़ी थोड़ी आंखें बंद की। कुछ ही लम्हों में वो टीके की वजह से सो चुकी थी। बुर्राक कैंटीन से जूस और कुछ खाने की चीजें लेकर गाड़ी की तरफ वापस आ रहा था। वो वापस गाड़ी के पास पहुंचा तो मिन्हा अंदर सो रही थी। मिन्हा अंदर इतनी गहरी नींद सो रही थी कि बुर्राक ने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। वो ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी लॉक थी। उसने जेब में हाथ मारा तो याद आया कि चाबी तो वो मिन्हा को ही दे गया था। वो बाहर खड़ा मिन्हा की तरफ देख रहा था। मिन्हा अंदर सोती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी जुल्फें बिखरी हुई थीं जिन्हें वो समेटना चाहता था। बुर्राक उसे देखकर मुस्कुराया था, फिर गाड़ी से टेक लगाकर हाथ बांधकर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो हल्की हल्की नींद के आगोश में आ चुका था। बुर्राक इस सर्दी में बाहर रोड पर तो खड़ा हो सकता था, मगर मिन्हा की नींद खराब नहीं कर सकता था। वो पूरी रात बाहर रोड पर गाड़ी से टेक लगाए सोता और जागता रहा। जब सुबह का सूरज निकला तो गाड़ी पर रोशनी पड़ी। रोशनी की वजह से मिन्हा की एकदम आंख खुली। बाहर गाड़ी से टेक लगाए बुर्राक को देखकर वो हैरान हुई थी। फिर उसे एहसास हुआ कि वो गाड़ी अंदर से लॉक करके खुद सो गई थी। मिन्हा मुस्कुराई थी। बुर्राक सिर्फ उसके लिए पूरी रात इस ठंड में बाहर सोया। मिन्हा ने गाड़ी से बाहर कदम रखा तो बुर्राक भी नींद से बेदार हो चुका था। उससे मिन्हा को शाल लपेटे खुद की तरफ आते देखा। काश मेरी हर सुबह इतनी ही हसीन हो, उसने हल्का सा बोला था जो कि मिन्हा को सुनाई नहीं दिया था। तुम सारी रात बाहर खड़े रहे, मेरे साथ खुद भी बीमार होने का इरादा है? वो बुर्राक को देखते हुए बोली। आप इतने मजे से सो रही थीं तो जगाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। वो बड़े आराम से बोला था। घर चलें?
वो उदास उदास लगती थी। कोई बात हुई है? बुराक ने उसका बुझा हुआ चेहरा देखकर पूछा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो नजरें चुराते हुए बोली थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छुपा रही हैं, वो उसकी तरफ देख कर बोल रहा था। नहीं यार, तुम घर चलो अभी, वो चिढ़ते हुए बोली। हाँ, जैसा आप कहें। वो गाड़ी की तरफ बढ़ा था। मिन्हा भी वापस गाड़ी में बैठी। रात का वक्त था। बुर्राक एक आलीशान होटल में बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। उसने ब्लैक पैंट कोट पहन रखा था। आज उसने मुराद और उसकी बीवी शानजे को खाने पर बाहर दावत दी थी। मिन्हा के लिए सूप वो बनाकर उसे दे आया था। अभी वो मुराद को कॉल करने ही वाला था कि सामने से मुराद शानजे के साथ आता दिखाई दिया। शानजे ने काले रंग का गाउन पहन रखा था। सर पर लाल रंग का दुपट्टा था। आंखों में सुरमा लगाए वो अच्छी लग रही थी। मुराद और शानजे बुराक के बिल्कुल सामने आकर बैठे। उनके आते ही बुराक ने खाने का ऑर्डर दिया। भाभी, सिर्फ आपकी वजह से मैं इसको भी खाना खिला रहा हूँ, उसने मुराद की तरफ इशारा करते हुए बोला। तू जो मर्जी कर ले, मैं अपना बिल नहीं देने वाला, वो भी ढीठ था। भाभी, ये बहुत कंजूस है शुरू से, आपको तंग तो नहीं करता शॉपिंग के मामले में, उसने शानजे की तरफ देखकर बोला। शानजे जो दोनों की बातें चुप करके सुन रही थी वो बुर्राक की तरफ मुड़ी। नहीं नहीं, मैं जितनी मर्जी शॉपिंग कर लूँ ये कभी इनकार नहीं करते, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। मैंने सुना था मोहब्बत इंसान को बदल देता है, और आज देख भी लिया। वाकई मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, वो इन दोनों को एक साथ खुश देख कर बोला था। गलत नफरत मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर होती है। नफरत का रिश्ता इतना गहरा होता है कि इंसान हर वक्त सिर्फ अपने दुश्मन के नुकसान के बारे में ही सोचता रहता है। नफरत आपके अंदर का वो जानवर जगा देती है जो इंसान की सही और गलत में फ़र्क करने की सलाहियत छीन लेता है, वो एक पुरस्कार तरीके से बोली थी। बुर्राक ने मुराद की तरफ देखा। मुराद ने बात संभालने की कोशिश की। अरे तुम दोनों किस बहस में पड़ गए हो, छोड़ो इन बातों को। उसने शानजे का हाथ पकड़कर उसे चुप होने का इशारा किया। शानजे ने मुंह मोड़ लिया था। जो भी था, बुर्राक को ये लड़की बहुत अजीब लगी थी। 2 दिन बाद तेरा बर्थडे है, क्या प्लान है फिर तुम दोनों का? बुराक ने खुद भी बात बदली। शानजे तो गिलगित जा रही है, इसके अब्बू की बरसी है तो हमारा कोई प्लान नहीं, अब तू ही सरप्राइज देगा मुझे, वो बड़े हक से बोला था। भाई, मुझे तेरी आज तक समझ नहीं आई कि खुद ही अपनी बर्थडे का सरप्राइज कैसे मांग लेता है। मैं पिछले 10 सालों से तुझे सरप्राइज दे देकर तंग आया गया हूँ, थोड़ा बड़ा हो जा अब, वो हंसा था उस पर। हाँ, और इस बार भी तू ही सरप्राइज देगा, मैंने बोल दिया है, वो जैसे हुक्म दे रहा था। बुरा कभी कोई जवाब देता कि खाना आ चुका था। उसने हार मानते हुए खाना शुरू किया। खाने से फारिग होकर वेटर ने उन तीनों से उनका नाम और रिव्यू एक पेपर पर लिखने का बोला। पहले शानजे ने रिव्यू लिखा, फिर मुराद और फिर बुर्राक ने। शानजे ने अपना नाम शानजे मुराद लिखा था और उस नाम को देखकर बुर्राक मुस्कुराया था। ऐसे ही एक दिन मिन्हा भी मिन्हा बुर्राक लिखेगी, सोचकर ही उसे खुशी हो रही थी। मिन्हा अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। साथ पड़ा मोबाइल बजा था, नंबर सारिम का था। कॉल देखते ही उसे अजीब सी उलझन होने लगी थी। उससे पहले तो कॉल काटनी चाहिए, मगर फिर हिम्मत करके कॉल उठाई। वो खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी। तुम्हारा मसला क्या है, वो गुस्से में बोली थी। वो बात असल में ये है कि वो उस रात की तस्वीरें मेरे गैलरी में कब से पड़ी हैं, और जिस बात का मिन्हा को डर था वही हुआ। वो जहां बैठी थी वहीं जम गई थी। तो मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, देख कर बताओ कि अपने इंस्पेक्टर को ऐसी हालत में देखकर लोगों को कैसा लगेगा, वो तंज कर रहा था। मिन्हा ने कान से फोन हटाया और व्हाट्सएप खोला। वो 18 साल मिन्हा टॉप और जीन्स में एक क्लब में खड़ी नाच रही थी। ये देखकर मिन्हा को घबराहट महसूस हुई। पिछले 10 सालों से मिन्हा हर नमाज में अपने अल्लाह से इस गुनाह की माफी मांगती थी। वो अनजाने और कम उम्री में जो कुछ कर गई थी, आज उसके सामने दोबारा खड़ा हुआ था। वो खुद को यूं रुसवा होता नहीं देख सकती थी। सोच रहा हूँ किसी बड़े से पेज पर तुम्हारी ये तस्वीरें दे दूं, लोग भी देखेंगे कि तुम अपनी जवानी में क्या कुछ करती आई हो, वो उसे डरा रहा था। क्या चाहते हो तुम? वो खुद के आंसू कंट्रोल कर रही थी। क्या उसकी 10 साल की तौबा जाया गई थी? क्या कोई गुनाह छोड़ देने से वो मुड़कर वापस नहीं आता? अब आई ना तुम काम की बात पर। मैं बस तुम्हारे साथ मिलकर कुछ लम्हे रंगीन करना चाहता हूँ, बस कुछ वक्त मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, फिर खुद तुम मेरे मोबाइल से तस्वीरें डिलीट कर देना। मिन्हा को उसकी नीयत समझ आ चुकी थी। वो अब भी उसी तरह घटिया था। लानत भेजती हूँ मैं तुम पर और तुम्हारी इस ऑफर पर। आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश की तो सीधा जेल में जाओगे, आई बात समझ? वो उसे उल्टा धमकी दे रही थी। जेल की धमकी किसी और को देना, तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं, वरना जो जिल्लत मैं तुम्हें दूंगा
वो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। अब के वो चिल्लाया था। मिन्हा ने फोन बंद कर दिया था। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रुसवाई का खौफ ही उसे रोने पर मजबूर कर रहा था। वो रोना शुरू हुई तो रुकी नहीं। आज अरसे बाद उसने खुद को बेबस महसूस किया था। कोई भी लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर अपनी जिल्लत नहीं। जो लोग उसे फखरिया नज़र से देखते थे अब वो उसे एक हकारत भरी निगाह से देखेंगे। इंसान का एक गुनाह उसकी 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाता है। उसे अपने कमरे का दरवाज़ा नॉक होता महसूस हुआ। कोई बाहर खड़ा था। मिन्हा ने अपने आंसू साफ किया और दरवाज़ा खोला। सामने ही बुर्राक खड़ा था। हाथ में आइसक्रीम थी। वो आज फिर से दीवार से छलांग लगाकर अंदर आया था। तुम यहाँ? उसने आंखें नीचे करते हुए बोला। पहले मेरी तरफ देखे। बुर्राक ने कुछ अजीब सा महसूस किया था। वो लड़की हमेशा उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करती थी और आज वो नजरें चुरा रही थी। मिन्हा ने बुर्राक की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे आंखों से आंसू नहीं खून बह रहा था। क्या हुआ है? और आपने अपनी क्या हालत बनाई हुई है? ये मेरी मिन्हा तो नहीं लग रही। बुर्राक ने आज पहली बार उससे मेरी मिन्हा कहा था। मिन्हा ने बुर्राक की तरफ गौर से देखा। क्या उसने कुछ गलत सुना? क्या ये शख्स उसकी मदद कर सकता था? कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही। वो वापस मुड़ी। जब आपको झूठ बोलना नहीं आता तो क्यों बोल रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है बुर्राक, तुम गलत समझ रहे हो। वो बात गोल कर रही थी। हाँ, गलत तो मैं समझ रहा था कि आपकी तबीयत खराब है। ज़रूर कुछ हुआ है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। आपको ऐसे देखकर मुझे तकलीफ हो रही है, मुझ पर रहम करे। वो एक दर्द भरी आवाज़ में बोला था। मिन्हा बेड पर बैठ चुकी थी। वो आगे बढ़ा और मिन्हा के पास जाकर उसके पाँव में ज़मीन पर बैठा। उससे मिन्हा की तरफ देखा। वो रो रही थी। बुर्राक ने मिन्हा को इतना बेबस पहले कभी नहीं देखा था। आप मुझ पर एतबार करती हैं ना? मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका मान कभी नहीं तोड़ूंगा। वो बहुत प्यार से बोला था। मैं तुम्हारी नज़रों में नहीं गिरना चाहती। वो उसकी तरफ देख कर बोली थी। यकीन करें, दुनिया की कोई ताकत आपको मेरी नज़रों में नहीं गिरा सकती। आप मुझे हर हालात में अपने साथ पाएंगे। वो आराम से बोल रहा था। बुराक, मैं ऐसी दलदल में फंस चुकी हूँ जहाँ से मैं निकलूँ तो भी मुझ पर कीचड़ उछलेगा, और अगर ना निकलूँ तो तब भी। वो बेदिली से उसे बता रही थी। बुराक आपको इस दलदल में अकेले नहीं डूबने देगा। मैं आप पर कीचड़ तो क्या, एक आंच भी नहीं आने दूंगा। मिन्हा ने बुराक को गौर से देखा। वो वाकई मिन्हा पर एक आंच भी नहीं आने दे सकता था। मिन्हा को उस वक्त महसूस हुआ था कि अगर पूरी दुनिया में कोई एतबार के काबिल है तो वो सिर्फ बुराक हशाम है। उससे आज तक किसी हीरो की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन आखिर वो एक इंसान थी, और इंसान ज़िंदगी की हर जंग अकेले नहीं लड़ सकता। उसे न किसी मुकाम पर दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है। मैं जब ए लेवल कर रही थी तो एक रात में अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकली। मुझे नहीं पता था कि वो सब क्लब जा रहे हैं। वो मुझे भी ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। बुराक में बोलते बोलते उसके लब रुके थे। हिम्मत टूटी थी और बुराक ने महसूस किया था कि मिन्हा को किसी चीज़ का डर था, जजमेंट का डर। आप बोले, मैं सब सुन रहा हूँ, और यकीन माने मैं कभी आपको जज नहीं करूँगा, क्योंकि ये काम रब का है, मेरा नहीं। मैं कौन होता हूँ आपको जज करने वाला? हमारे अमालों की सज़ा और जज़ा अल्लाह के हाथ में है। फिर हम पता नहीं क्यों इंसानों से डरते हैं। वो उसे तसल्ली दे रहा था। जब बात बुर्राक को कल किसी और तरह से पता चलती, अच्छा था कि वो खुद बता दे। मैंने वहाँ डांस किया और मेरे क्लास फेलो ने मेरी इजाज़त के बगैर मेरी कुछ तस्वीरें क्लिक की। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मैंने उसकी शर्त न मानी तो वो ये तस्वीरें लीक कर देगा। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, और बुर्राक का ये सब सुनकर खून खौल उठा था। कोई मिन्हा की तरफ आंख भी उठाई, ये उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। बात यह नहीं है कि मैं उसको ऐसा करने से रोक नहीं सकती या मैं उससे डर गई हूँ, लेकिन बात है मेरी रैपो की, मेरी मुकाम की। मैं पुलिस का सहारा लूँ तो तब भी उन्हें सब बताना पड़ेगा। अगर मैं खुद कोई कदम उठाती हूँ तो सारिम को सिर्फ 1 मिनट लगेगा तस्वीरें लीक करते हुए। फिर जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जिनके दिल में मेरे लिए इज्जत है, वही लोग मुझे जज करेंगे। वो फंस चुकी थी। बुर्राक ने गुस्सा जब्त करते हुए चुप रहने का फैसला किया। बाबा ने बोला था, अगर कोई गुनाह खुदा की खातिर छोड़ दो अगर कोई गुनाह खुदा की खातिर छोड़ दो तो वो कभी पीछा नहीं करता। मैंने वो गुनाह कभी दोबारा नहीं किया। बुराक, मैं अल्लाह से उस गुनाह के लिए वाकई शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं लोगों के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहती। अल्लाह के बाद मुझ पर भरोसा रखें। पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो गई ना, तो बुराक हशाम आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। उससे मिन्हा की तरफ देखकर बोला था। उस सब को सुनने के बाद भी बुराक के दिल में मिन्हा के लिए पहले जितनी ही इज्जत थी। मिन्हा को यकीन नहीं हुआ था कि बुराक ने एक बार भी उसे उसके गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं किया था। उससे इस मर्द से अपनायत और लगन महसूस हुई थी, जैसे कोई दिल का रिश्ता हो। उस कमीने की शर्त क्या है? वो सारिम का नाम तक नहीं लेना चाहता था। वो चाहता है कि मैं उससे मिलने जाऊं। उसे मैसेज करें कि आपको उसकी शर्त मंजूर है। उसके दिमाग की घंटी बजी थी।
بڑے سے شادی ہال میں بی جان بیٹھی ہمایوں سے بات کر رہی تھی۔ ارد گرد لوگوں کا رش تھا، سب شادی میں مگن تھے۔ ہاں ہاں، نگین کی شادی بہت اچھے سے ہو گئی، بی جان ہمایوں کو بتا رہی تھی۔ چلیں شکر ہے۔ آپ لوگ کب واپس جا رہے ہیں؟ ہمایوں نے کافی پیتے ہوئے پوچھا۔ بس کل شام کو واپسی ہے، بی جان اسے واپسی کا بتا رہی تھی۔ چلیں اچھا ہے، منہا بھی اکیلی ہے گھر پہ۔ اب بس تم بھی چھٹی لے کر واپس آ جاؤ، بہت ہو گیا کیریئر سیٹ، میں تمہاری اور منہا کی بات آگے بڑھاتی ہوں۔ یہ سب سن کر ہمایوں کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ منہا مان جائے گی؟ اسے بس منہا کے انکار کا ڈر تھا۔ کیسے منع کر سکتی ہے وہ؟ آخر تم میں کمی ہی کیا ہے؟ اور ویسے بھی میں خاندان کی بڑی ہوں، میرے فیصلے کے آگے کس کی جرات ہے کہ وہ انکار کرے؟ بی جان روب سے بولی تھی۔ وہ منہا اور ہمایوں کی شادی کروا کے رہیں گی، یہ تو طے تھا۔ بی جان، بات کمی کی نہیں ہے، بات منہا کی ہے، وہ اپنے علاوہ کسی کی نہیں سنتی۔ میرا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، میں تمہیں تمہاری محبت دلوا کے رہوں گی۔ وہ بھی ضدی ہوئی تھی۔ ہمایوں بی جان کی سب سے زیادہ عزیز تھا۔ محبت کی یہ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ لائلہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ کل کی سوئی اب اٹھی تھی۔ لائلہ اتنا کبھی نہیں سوتی تھی، لیکن اتنے عرصے بعد وہ خوب تھکی تھی۔ صبح شیلا بھی اسے تنگ کرنے نہیں آئی تھی۔ وہ کمرے سے نیچے اتری تو گودام کے پچھلے حصے کا رخ کیا۔ وہاں براق کو کھڑا دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھی۔ براق نے اس کو اپنی طرف آتا دیکھا تو اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم تو بڑا سوئی ہو، وہ چائے کا کپ پیتے ہوئے بولا۔ پہلی بار زندگی اتنی پرسکون لگ رہی ہے۔ وہ فریش تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ خوش ہوا تھا۔ لائلہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم جینا سیکھ رہی ہو، میں واقعی تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ یہ سن لائلہ اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے جذبات ظاہر کرنے میں شروع سے ہی بری تھی۔ براق کو اس کی فکر اور پرواہ تھی۔ آج تک زندگی میں کسی نے لائلہ سلطان کی اتنی فکر نہیں کی تھی۔ میں نے سنا ہے تم چائے اچھی بناتے ہو، اس نے محتشم سے اس بارے میں سنا تھا۔ بالکل درست سنا ہے، وہ فخر سے بولا۔ میرے لیے ایک کپ چائے بناؤ پھر میں مانوں گی، وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ براق ہشام صرف اپنے لیے چائے بناتا ہے۔ وہ لائلہ نے ٹیڑھی نظر سے اسے دیکھا۔ براق بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لائلہ نے اس کے ہاتھ سے زبردستی کپ چھینا اور چائے کی گھونٹ لی۔ براق چپ کھڑا رہا۔ لائلہ سلطان کو بھی صرف ہاں سننے کی عادت ہے۔ وہ اس کا کپ ہاتھ میں پکڑے باہر کی طرف بڑھی۔ کسی کی چائے چوری کرنا بہت بری بات ہے لائلہ سلطان، وہ پیچھے سے چلایا تھا۔ شرافت کی زبان تمہیں سمجھ میں نہیں آتی نا براق ہشام، وہ آگے چلتے ہوئے زور سے بولی۔ منہا نے اپنی دوست کا نمبر ملایا تھا۔ آج اتوار تھا اس لیے وہ گھر پہ ہی تھی۔ منہا نے سادہ سا سبز رنگ کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ سارم کو میرا نمبر تم نے دیا تھا ہے نا؟ وہ اپنی دوست پر برسی تھی۔ یار اس نے مانگا تھا، ویسے بھی وہ ہمارا دوست تھا۔ کل کو کوئی چرسی میرا نمبر مانگے گا تو تم اس کو بھی میرا نمبر دے دو گی؟ وہ بے حد غصہ ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے لگا اسے کوئی کام ہوگا اس لیے دے دیا نمبر، کیوں اس نے کچھ کیا ہے؟ وہ حیران تھی کہ منہا اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہے۔ نہیں کچھ نہیں، مگر آئندہ میری اجازت کے بغیر تم کسی کو بھی میرا نمبر نہیں دو گی، وہ غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ منہا نے کوئی بھی جواب دیے بغیر فون بند کر دیا تھا۔ پھر اس نے سارم کو کال ملائی۔ وہ نارمل سے قد کا سارم ٹی شرٹ جینز پہنے اپنے فلیٹ میں بیٹھا تھا۔ فون کی پہلی رنگنگ پر ہی اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو منہا بیبی۔ ہیلو منہا بیبی۔ مجھے بیبی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ورنہ زبان نکل کر ہاتھ میں دے دوں گی، وہ غصہ ہوئی تھی۔ تمہاری اکڑ ابھی تک نہیں گئی، وہ اس کا غصہ دیکھ کر بولا۔ اپنا ایڈریس بھیجو، آج آ رہی ہوں تم سے ملنے۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے سیدھی بات کی تھی۔ سارم یہ سن کر ہنسا تھا۔ چڑیا جال میں پھنس گئی تھی۔ آخر تو مان ہی گئی، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر پولیس کو ساتھ لانے کی کوشش بھی کی تو انجام بہت برا ہوگا۔ وہ بلیک میل کر رہا تھا۔ کوئی پولیس نہیں آئے گی، یہ میرا وعدہ ہے، وہ اس کی بکواس برداشت کر رہی تھی۔ کافی سمجھدار ہو گئی ہو تم۔ منہا نے کوئی جواب دیے بغیر فون کاٹا۔ وہ اس کی اور زیادہ منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ براق ایک بلڈنگ کے باہر اترا۔ یہ بلڈنگ اس کے اپارٹمنٹ سے کافی دور تھی۔ اس نے بلیک جینز اور شرٹ کے اوپر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ سر پر کیپ پہنی تھی جس کی وجہ سے اس کا چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بلڈنگ کی پچھلی سائڈ کا رخ کیا۔ بلڈنگ کافی اونچی تھی جس میں دیگر فلیٹس تھے۔ اس نے دیوار سے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ وہ ان کاموں میں ماہر تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کھڑکی سے بلڈنگ کے اندر گھسا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ بلڈنگ کے اندر کوئی کیمرہ نہیں تھا۔ ویسے بھی اس علاقے کے سارے کیمرے وہ احمد کو بھاری رقم دے کر ہیک کروا چکا تھا۔ سامنے سیڑھیاں تھیں اور دائیں بائیں فلیٹس تھے۔ اس نے اوپر کا رخ کیا۔ سارم اپنے فلیٹ میں کھڑا تیار ہو رہا تھا۔
उसने अच्छे से कपड़े पहने, बाल जेल से पीछे किए, फ्रिज की तरफ रुख किया और वहां से शराब की बोतल निकालकर टीवी लाउंज में रखी। फिर उसने सारे फ्लैट में एयर फ्रेशनर किया। बुराक मिन्हा के बताए गए फ्लैट की तरफ बढ़ रहा था। मिन्हा अपने कमरे में जाए नमाज पर बैठी दुआएं कर रही थी। अल्लाह, मुझे रुस्वा होने से बचा ले। मैं जानती हूँ मैं बहुत गुनहगार हूँ, मगर आपसे ज़्यादा और कौन बेहतर जानता है कि मेरी तौबा सच्ची थी। मैं 10 साल बाद आज तक आपसे शर्मिंदा हूँ। वो रो रही थी अपने खुदा के सामने। बुराक ऊपर चढ़ रहा था। सारिम का फ्लैट सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर था। सारिम ने अपने फ्लैट की लाइट्स ऑफ की, रोमांटिक म्यूजिक लगाया। वो पूरा माहौल बना चुका था। वो जाए नमाज से उठी और बेड पर आकर बैठी। आज अल्लाह के बाद मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है बुराक, एंड आई ट्रस्ट यू, वो दिल से बोली थी। बुराक सारिम के फ्लैट के बाहर खड़ा था। उसने घंटी बजाई। सारिम का दिल जोर से धड़का था। आखिर वो घड़ी आ गई थी जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। बुराक बाहर सर नीचे झुकाए खड़ा था। सारिम ने दरवाजा खोला। सामने मिन्हा की जगह किसी अनजान लड़की को देखकर वो हैरान हुआ था। अभी वो कुछ बोलता कि बुराक ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे अंदर घसीटा। वो फ्लैट अंदर से लॉक कर चुका था। लाइला अपने कमरे में बैठी किसी ख्याल में गुम थी। वो बिना बात के मुस्कुरा रही थी। शीला कमरे में दाखिल हुई, लेकिन लाइला अपने ख्याल में ऐसी गुम थी कि उसे शीला के आने का पता ही नहीं चला। मुझे तो ये मोहब्बत की आमद लग रही है, शीला ने उसके पास आकर बोला। लाइला अपने ख्याल से बेदार हुई। पता है शीला, मुझे लगता था कि मैं कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकती। जितनी नफरतें मैंने अपने इर्द गिर्द देखी थी, मोहब्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो शीला की तरफ देखकर बोली थी। बुर्राक वाकई में बहुत अच्छा है। तुम बहुत लकी हो यार। जिस तरह वो तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है, ये बहुत अनमोल है। इंसान मोहब्बत के बगैर रह सकता है, इज्जत के बगैर नहीं। उससे अपना दुख याद आया था। अहमर उससे मोहब्बत तो करता था, मगर उसकी इज्जत नहीं करता था। मैं जिस चीज़ के लिए बचपन से तरसी हूँ, लगता है जैसे वो मुझे आ मिली है। वो मुस्कुरा रही थी। मेरी दुआ है कि तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो। शीला उसे ऐसे देखकर खुश हुई थी, लेकिन वो उदास भी थी। लायला ने यह महसूस किया था। उसे अहमद से मोहब्बत थी। तुमने अहमद से बात की? मौका ही नहीं मिला, वो उदासी तब से बोला। तुम हो कौन घटिया इंसान, सारिम चिल्लाया था, और बुर्राक ने उसके मुंह पर मुक्का मारा था। हमला बहुत अचानक था। सारे मुक्का खाकर जमीन पे गिरा था। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मिन्हा पे गंदी नजर डालने की? तेरी ये आंखें मैं नोच कर बाहर निकाल लूंगा। बुर्राक पर जुनून सवार था। वो मिन्हा के बारे में पागल था। उसने सारिम के ऊपर चढ़कर उसे मुक्के मारना शुरू किए। उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था। सारिम खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुर्राक की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। बुर्राक ने उसकी आंख पर मुक्का मारा था। उसकी आंख सूज चुकी थी। वो जुनून में अपने आपे से बाहर हो गया था। उसे मिन्हा के आंसू याद आए थे। कोई मिन्हा को तकलीफ दे और वो बुर्राक के हाथों से बच जाए, ऐसा मुमकिन नहीं था। सारिम खुद को संभालते हुए बुर्राक के पेट में टांग मारी। बुर्राक जो अपने आपे से बाहर होकर उसे मार रहा था, वो चौंका। सारिम का मुंह खून से लथपथ था। वो जमीन से उठा और शराब की बोतल उठाकर बुर्राक के सर पर दे मारी। बोतल टूटते ही फर्श गीला हो गया था। बुर्राक के माथे से थोड़ा खून निकला था, लेकिन उसे कोई असर नहीं हुआ था। इस वक्त सारिम के वजूद से ज्यादा उसे कोई चीज तकलीफ नहीं दे रही थी। वो फिर से सारिम की तरफ बढ़ा और उसका सर दीवार में दे मारा। सारिम का सर फट चुका था। बुर्राक ने उसके पेट में लात मारी तो उसके मुंह से खून बाहर आया। और तो मेरे हाथों से नहीं बच सकता, वो चीखा था। मुझे माफ़ कर दो, मैं सब तब तस्वीरें डिलीट कर दूंगा। वो अपनी जान बचाने के लिए मिन्नत कर रहा था। फिर बुर्राक को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आया था। उसने सारिम को अपने साथ घसीटा और उसका सर दीवार में दे मारा। वो दर्द से चीखा था। बुर्राक ने एक दफ़ा फिर उसका सर दीवार में दे मारा। सारिम अब बेहोश हो चुका था। बुर्राक ने उसे छोड़ा तो वो सीधा ज़मीन पे जा गिरा। सारिम का खून उबल उबल कर बाहर आ रहा था। उसकी हालत देखने के काबिल भी नहीं थी। बुर्राक के हाथ पर उसका खून था जो उसने सारिम की शर्ट से साफ किया। फिर बुर्राक ने उसके कमरे का रुख किया। उसका लैपटॉप और मोबाइल उठाया। सारिम को उधर मरने के लिए छोड़कर वो बाहर निकला। जिस रास्ते से वो आया था वो वहीं से नीचे उतरा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने गाड़ी में बैठकर खुद को ठंडा किया, फिर मुस्कुराया। उसका काम मुकम्मल हो गया था। बुर्राक ने लैपटॉप या मोबाइल एक बार भी नहीं खोला था, जबकि उसे पासवर्ड हैक करने आते थे। वो वाकई मिन्हा को रुस्वा नहीं होने दे सकता था, यहाँ तक कि अपने सामने भी नहीं। उसने एक बार भी मिन्हा की वो तस्वीर देखने की कोशिश नहीं की थी। मिन्हा बाहर लॉन में टहल रही थी। वो काफ़ी परेशान थी। आखिर वहाँ क्या हुआ होगा? तभी बुर्राक घर में अपने पुराने तरीके से दाखिल हुआ। मिन्हा को उसे देखकर थोड़ी तसल्ली हुई थी। वो बुर्राक की तरफ भागी। बुर्राक के सर से जो खून निकल रहा था, उसके कपड़े काफ़ी गंदे हो रहे थे।
साफ लग रहा था कि काफी बुरा झगड़ा हुआ था। ये लें आपकी अमानत। उसने लैपटॉप और मोबाइल मिन्हा को पकड़ाया। उससे तुम्हें यह सब आसानी से तो नहीं दिया होगा। मिन्हा ने बुराक की चोट देखकर बोला था। कुछ किया है तुमने उसके साथ? उससे बस एक लंबे ट्रिप पर भेजा है। उम्मीद है खूब मजे करेगा। सारिम का सोच कर ही उसका खून खौलता था। सीधा बताओ क्या किया है तुमने? बुराक कहीं तुमने उसे मार? जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था। जिंदा है अभी। मेरे बस में होता तो जान से मार देता। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। फिर क्या किया तुमने? उसे शक हो रहा था। क्या आप उसकी बात करना बंद नहीं कर सकती? ये ना हो कि मैं सच में उसे जान से मार दूं जाकर। उसे वाकई बुरा लगा था। जेलसी यू नो। अच्छा तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारे सर पर दवाई लगाती हूँ। इस सब में मिन्हा को बुराक की चोट का ख्याल अब आया था। शुक्र है आपको मेरा ख्याल भी आया। वो मुस्कुराया था। अंदर चलकर मिन्हा ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, रुई पर दवा लगाई और बुराक की तरफ बढ़ी। वो सोफे पर बैठा था। मिन्हा ने थोड़ा झुक कर उसके माथे पर दवाई लगाना शुरू की। बुराक बस उसकी खूबसूरत आंखों में ही देख रहा था। ये लम्हा उस एहसास के लिए बहुत अजीज था। मिन्हा जो अपने में मगन उसके माथे पर दवाई लगा रही थी, उसने बुर्राक को अपनी तरफ देखता महसूस किया। उसकी आंख में इतनी हया थी कि मिन्हा को गैर आरामदेह महसूस नहीं हुआ था। दवाई लगाने के बाद मिन्हा उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई। क्या बात है, आज बड़ी खिदमत हो रही है मेरी। उसका मूड ठीक हो चुका था। मिन्हा ने हद है वाले अंदाज में सर हिलाया और साथ वाले सोफे पर बैठ गई। थैंक यू बुर्राक, सच में तुमने मेरे लिए जो किया है मैं कभी नहीं भूल सकती। वो नरम लहजे में बोली थी। मैंने क्या किया? अभी कुछ हुआ था जो मुझे याद नहीं। तभी मैं कहूँ मेरा सर भारी क्यों हो रहा है। वो जैसे सब भूल चुका था। मिन्हा ने दिल में उस मर्द पर रश किया था। एक बार फिर थैंक यू। वो उसका ये एहसान नहीं भूल सकती थी। बुराक ने मिन्हा को तसल्ली देनी चाहिए। अब आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। देखें, अगर तौबा सच्ची हो तो अल्लाह कभी रुस्वा नहीं होने देता। वो सच बोला था। अगर इंसान समझ जाए कि उनके कम उम्र में किए गए गुनाह यूं उनके सामने आ जाते हैं तो कोई भी शख्स गुनाह करने से पहले 10 बार सोचे। वो हकीकत बता रही थी। बुर्राक ने दूध का एक घूंट लिया। खैर, पासवर्ड हैक करके तस्वीरें तो तुमने डिलीट कर दी होंगी। वो बुर्राक को देखकर बोली थी। नहीं, मैंने कहा था ना, मैं आपको किसी के सामने भी रुस्वा नहीं होने दूंगा। मैं पासवर्ड खोल दूंगा, पिक्स आप खुद डिलीट करेंगे। मिन्हा को उस आदमी पर फख्र महसूस हुआ था। उससे दुरुस्त बंदे पर भरोसा किया था। अगली सुबह मिन्हा अपने कमरे में जिम के लिए तैयार हो रही थी। रात को ही सोनिया वगैरह वापस आ चुके थे। वो बाहर निकली तो बुराक भी गली में वॉक करता हुआ दिखाई दिया। वो उसकी तरफ लपकी। नूर अपने कमरे में लेटी किसी से फोन पर बात कर रही थी। यार, मैंने बताया तो था जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती अम्मी कभी भी हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। वो किसी लड़के से बात कर रही थी। देखो, मैं लंदन शिफ्ट हो जाऊंगा अगले महीने। उससे पहले हम निकाह तो कर सकते हैं ना? दूसरी तरफ से एक कम उम्र लड़का बोला था। तुम्हारी बात दुरुस्त है मगर अम्मी नहीं मानेंगे। उसे पता था कि जब तक मिन्हा की शादी नहीं हो जाती उसकी शादी का नंबर नहीं आएगा। तुम बात तो करके देखो। वो जिद कर रहा था। अच्छा, मैं आप ही से बात करूंगी, वो ही अम्मी को समझा सकती हैं। दूसरी तरफ बी जान अपने कमरे में बैठी सोनिया से बातें कर रही थी। आखिर तुमने अपनी बेटी को कब तक घर बिठा कर रखना है? 28 बरस की हो गई है वो, बस अब उसकी शादी करो। बी जान सोनिया को रोज एक ही बात बोलती थी। अम्मी जान, वो कोई भेड़ बकरी तो है नहीं जिसकी जबरदस्ती शादी करवा दूं। जब उसका दिल होगा तभी शादी करूंगी ना। सोनिया बेगम अपनी बेटी की वकालत ही कर रही थी। कुछ दिनों तक हुमायूं आ रहा है, बस अब मैं दोनों की शादी करवा कर ही रहूंगी। वो जिद पर आ चुकी थी। मेरे लिए मिन्हा की रजामंदी सबसे बढ़कर है। उसकी मर्जी के खिलाफ मैं उसकी किसी से भी शादी नहीं करूंगी। जो मर्जी हो, अपनी औलाद सबसे बढ़कर होती है। बीजान ने गुस्से में गर्दन मोड़ ली थी। मिन्हा अभी अभी ऑफिस में दाखिल हुई थी। उससे अपनी एक दोस्त की कॉल आई थी। हाँ बोलो, है ना? वो जल्दी में चलते हुए बोल रही थी। यार, तुम्हें एक बुरी खबर देनी थी। क्या हो गया? वो चौंकी थी। सारिम पर किसी ने कातिलाना हमला किया है। उस बेचारे को इतना मारा कि वो कोमा में ही चला गया। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो कभी भी कोमा से बाहर नहीं आ सकेगा। और मिन्हा को समझ में नहीं आया था कि वो खुश हो या अफसोस करे। शुक्र करो वो जिंदा है, वरना जो उसकी हरकतें थी ना, उसके साथ ऐसा ही होना था। कह तो ठीक रही हो, उसके फ्लैट से शराब का पूरा कार्टन मिला है। पता नहीं कितनी लड़कियों को वो आज तक हरास कर चुका है। हिना ने मिन्हा की हाँ में हाँ मिलाई। बाद में बात करते हैं, अभी मैं ऑफिस में हूँ। ओके बाय। हिना ने फ़ोन बंद किया। वो अपने ऑफिस के अंदर आकर बैठी। मिन्हा ने बेख्तियार बुराक के बारे में सोचा। वो वाकई ऐसा मर्द था जो नसीब वालियों को मिलता था।
अजलान अपने स्कूले में एक वीरान जंगल के पास होकर कुछ लकड़ियों को आग लगाए बैठा था। उस दिन बेड की चादर से लायला का उसे एक बाल मिला था, जिससे वो अपने हाथ में लिए बैठा था। न जाने क्यों उसने वो बाल अपने पास संभाल कर रख लिया था। लायला उसे बताए बगैर वहां से चली गई थी। उसे इस बात का गुस्सा था। आखिर उसने उसकी मदद की थी और वो बिना कोई थैंक यू बोले ले चली गई थी। पता नहीं क्या नाम होगा उसका। अजीब ही लड़की थी। बिना कुछ बताए ऐसे गायब हुई जैसे मैंने अगवा कर लूंगा उसे। वो गुस्सा भी हो रहा था और उसके बारे में सोचना भी नहीं छोड़ रहा था। खैर, जो कोई भी थी, बाल बला के हसीन थे। लायला के काले लंबे बालों की क्या ही बात। बुर्राक अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। उसका सर थोड़ा भारी हो रहा था। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा। बिना जूते उतारे वो सीधा बेड पर लेटते ही सो गया। थोड़ी देर बाद उसका फोन बजा था, मगर उसे कोई होश नहीं था। मुसलसल उसका फोन बजता रहा, मगर उसने फोन नहीं उठाया। सुबह को जब उसने फोन देखा तो मुराद की 10 मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। आज उसका बर्थडे था और बुर्राक उसे विश करना भूल गया था। वो हमेशा अपनी बर्थडे पर रात के 12 बजे बुर्राक को कॉल किया करता था। उसे गिफ्ट में क्या चाहिए वो पहले ही बता देता था। बुर्राक ने जल्दी से जिम का सूट पहना और बाहर निकला। जिम से वापसी पर वो सीधा मुराद की तरफ जाएगा, उसने इरादा कर लिया था। जिम में एक्सरसाइज करके वो बाहर निकला तो मिन्हा भी बाहर निकलती दिखाई दी। आप मेरे साथ चलेंगी? वो बड़े मान से पूछ रहा था। किधर जाना है? मिन्हा ने घड़ी की तरफ देखा। ऑफिस में भी टाइम था। मेरे दोस्त की बर्थडे है। असल में वो मेरा एक ही दोस्त है, समझे, मेरी फैमिली बस वही है। मुराद उसके भाई की ही तरह था। तुम्हारा दोस्त है, तुम जाओ, मैं क्या करूंगी? चले ना, अभी वक्त है ऑफिस में। मैं बस थोड़ी देर में हम वापस आ जाएंगे। वो जिद कर रहा था। अच्छा चलो चलते हैं। वो तैयार हो गई थी। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठे। बुर्राक ने मिन्हा की तरफ देखा। वो आज फिर से पहली वाली मिन्हा लग रही थी, पुरसुकून और पुरएतिमाद। वो गाड़ी चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बिल्डिंग के बाहर रुकी। मुराद अपने फ्लैट में रहता था। बुर्राक ने उसे कॉल मिलाई, मगर वो कॉल नहीं उठा रहा था। शायद नाराज था। सब जानता हूँ उसके ड्रामे। अब गुस्से में कॉल नहीं उठा रहा। वो मिन्हा को बता रहा था। तुम उसकी बीवी को कॉल कर लो। वो बिल्डिंग के अंदर चल रहे थे। भाभी तो गिलगित गई हुई हैं, उनके अब्बू की बरसी है कल। वो मुराद को कॉल मिलाते हुए बोला। अब वो दोनों मुराद के फ्लैट के बाहर खड़े थे। बुराक ने बेल दी, मगर कोई बाहर नहीं आया। बुराक को हैरानी हुई थी। उसने 3 बार मजीद बेल दी। फिर उसने दरवाज़ा बजाने की कोशिश की तो देखा दरवाज़ा खुला पड़ा था। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। बुर्राक को अजीब से बेचैनी हो रही थी। वो आगे आगे चल रहा था और मिन्हा उसके पीछे पीछे। बुर्राक तेज कदम उठाता मुराद के कमरे में दाखिल हुआ, और कमरे में दाखिल होते ही उसके कदम जंजीर हुए थे। सामने का मंजर देखकर वो अपनी जगह से हिलना भूल गया था, जैसे उसका सांस अटक गया था। मिन्हा भी अंदर दाखिल हुई थी। सामने बेड पर मुराद खून में लथपथ लेटा हुआ था। उसके पेट में बहुत बार चाकू मारे गए थे। मुराद का पूरा बेड उसके खून से भरा था। बुर्राक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता था। वो तो उसकी फैमिली था। अपने माँ बाप की मौत के बाद वो आज एक बार फिर खुद को तन्हा महसूस कर रहा था। बुर्राक कदम आगे बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन वो सीधा भी नहीं चल पा रहा था। मिन्हा ने आगे कदम बढ़ाए। वो मुराद के पास खड़ी थी। मुराद बिस्तर पर सीधा लेटा था। उसके पेट में कम से कम 10 बार तो चाकू मारा गया था। सर्दी की वजह से खून फर्श पर जम चुका था। बुर्राक ने दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की। वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मुराद उसे ऐसे छोड़कर चला जाएगा। मैं तो तेरे साथ हूँ मेरे भाई। वो 2 कदम आगे आया था। आंखों में बेयकीनी भरी हुई थी। क्या हुआ अगर तुम्हारी अम्मी नहीं है? मेरी अम्मी भी तो तुम्हारी अम्मी ही है ना। उसने अपनी आंखें भीगती महसूस की थी। मुझे तेरे बारे में वो बात भी पता होती हैं जो तू मुझे नहीं बताता था। वो मुराद से आज नजरें नहीं मिला पा रहा था। मुराद को उसके बारे में सब पता होता था, मगर उससे मुराद के बारे में कुछ नहीं। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाने वाला। और वो आज जा चुका था। बुर्राक ने एक बार फिर अपने किसी करीबी को खो दिया था। मिन्हा उसकी तरफ मुड़ी। इस वक्त बुर्राक को तसल्ली की जरूरत थी। उससे बुराक से हमदर्दी हो रही थी। बुराक मुराद के पास पहुंच चुका था। वो नीचे जमीन पर बैठा और मुराद का हाथ पकड़ा। हाथ बेजान पड़ा था। एक बार उठ जा प्लीज, एक बार, मेरा भाई नहीं है। वो बच्चों की तरह रोते हुए बोल रहा था। उसे ऐसे देखकर मिन्हा भी अफसरदा हुई थी। बुराक के आंसू नहीं थम रही थी। वो बयान नहीं कर सकता था कि वो क्या महसूस कर रहा है। काश मैंने तेरी कॉल उठा ली होती। मुझे माफ कर दे मुराद। एक और मलाल उसकी जिंदगी में शामिल हो चुका था। बुराक, हिम्मत करो। कुछ लोगों की जिंदगी बहुत कम लिखी होती है, तुम खुद को संभालो। मिन्हा उसे तसल्ली दे रही थी, लेकिन बुर्राक पर आज कुछ असर नहीं कर रहा था।
मिन्हा की अचानक नजर साइड टेबल पर रखे कागज पर पड़ी। उसने आगे बढ़कर वो कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, मुनाफिक। वो हैरान हुई थी कि आखिर उसका मतलब क्या था। थोड़ी देर बाद बुराक जमीन से उठ चुका था। चाहे वो जितना मर्जी टूटा हो, लेकिन वो मर्द था। उसे खुद के जज्बात पर काबू करना था। हमारी सोसाइटी एक मर्द को रोता हुआ नहीं देख सकती। उसने अपने आंसू साफ किए और मिन्हा की तरफ देखा। मिन्हा उसकी तकलीफ समझ सकती थी। उसने बुराक की तरफ वो कागज बढ़ाया। बुराक ने कागज खोला और उस पर मुनाफिक लिखा देखकर वो हैरान हुआ था। मगर उस वक्त वो शदीद गम में था। उससे उसकी बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आई थी। मैं भाभी और दीगर लोगों को फ़ोन करके बता दूं, फिर जनाजे का इंतज़ाम भी करना है। वो हिम्मत पकड़ चुका था। मर्द होना आसान नहीं होता। आपको मुश्किल वक्त में भी खुद को खुद ही संभालना पड़ता है। जहां औरत का एक आंसू देखकर पूरी दुनिया पिघल जाती है, उधर मर्द के आंसू देखकर लोग उस पर कमजोरी का लेबल लगा देते हैं। बुर्राक ने बाहर हवा में आकर सांस लिया, फिर शानजे को कॉल मिलाकर सब बताया। कुछ मुराद के कोलीग्स को फ़ोन करके उन्हें इत्तला दी। उससे बाहर देखकर मिन्हा भी उसके पास आई। बुर्राक, ये एक पुलिस केस है, हम इसे ऐसे दफन नहीं कर सकते। आप क्या चाहती हैं कि मैं अपनी दोस्त की लाश को सड़खाने में कई दिन तक सड़ने दूं और फिर आखिर में इंसाफ मिलने का इंतजार करूं? प्लीज़ उसकी रूह को सुकून लेने दें। मैं मुराद को आज ही दफन करूंगा। वो अपने दोस्त की लाश को भी तकलीफ नहीं देना चाहता था। बुराक, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन क्या तुम मुराद के कातिलों को ऐसे ही जाने दोगे? नहीं, मैं मुराद के कातिलों को उससे भी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। उन्होंने मुझसे मेरा भाई नहीं, मेरा बाजू छीना है। उसकी आंखें तकलीफ से भरी थी और दिमाग पर जुनून सवार था। होश से काम लो बुराक, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। वो उसे समझा रही थी, लेकिन बुराक को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मिन्हा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त बुराक को समझाए या पुलिस को कॉल करे। ठीक है, मैं पुलिस को कॉल नहीं कर रही, लेकिन मैं खुद पूरे फ्लैट की तलाशी लूंगी और मुराद के कत्ल केस की फाइल भी तैयार करूंगी। तुम खुद से कोई कदम नहीं उठाओगे। मिन्हा उसे एक बार फिर समझा रही थी। सारिम वाले मामले में उसे अंदाजा हो गया था कि बुराक जुनून में किस हद तक जा सकता है। बुराक ने उसकी बात सुनकर बस हाँ में ही सर हिलाया। मिन्हा ने पूरे फ्लैट की तलाशी ली, मगर उसे कुछ खास नहीं मिला। कातिल बहुत चालाक था। मुराद के पेट में जिस चाकू के निशान थे वो कमरे में मौजूद नहीं था। मिन्हा ने किचन का रुख किया। वहां छुरियों के रैक में सबसे ऊपर एक चाकू था जो अभी गीला था, जैसे उसे अभी घंटे पहले ही साफ किया गया हो। साइड पर थोड़ा सा खून बाकी रह गया था। मिन्हा ने वो चाकू उठाया और बाहर निकलने लगी। तभी उसे सिंक में 2 चाय के कप पड़े नजर आए। अगर मुराद घर पर अकेला था तो 2 चाय के कप क्यों? कुछ ही घंटों में वो सब लोग फ्लैट में आ गए थे। शानज़े भी 2 घंटे में वहां पहुंच गई थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। शादी को सिर्फ चंद महीने ही हुए थे और ये सब हो गया था। कल उसके बाप की बरसी थी और आज उसका शौहर भी मर गया था। वो एक बार फिर तन्हा रह गई थी। शाम के वक्त वो मुराद को अपने हाथों से पास वाले कब्रिस्तान में दफना रहा था। उसने अपने दोस्त को गुस्ल भी खुद दिया था और उसकी नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाई थी। बाकी लोग मुराद पर मिट्टी डालकर वहां से जा चुके थे, लेकिन वो वहीं मुराद की कब्र के पास बैठा रहा। जानता है, जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ तो मैं बिल्कुल तन्हा हो गया था। उस वक्त तूने मुझे संभाला था, लेकिन आज तू भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मुझे कौन संभालेगा? आंसू उसकी आंख से टपका था। दोस्त की जुदाई इंसान को अंदर से मार देती है। वो काफी देर वहां बैठा रहा, फिर अंधेरा देखकर कब्रिस्तान से उठा और अपने अपार्टमेंट की तरफ गाड़ी को बढ़ाया। शानज़े को उसकी जरूरत का सामान वो दे आया था। वो उसकी दोस्त की बेवा थी, उसका ख्याल रखना बुराक का फर्ज था। बुराक ने अपार्टमेंट में आकर अपने कमरे का रुख किया। वह इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करना चाहता था। उसे अकेले वक्त गुजारना था। बुराक को बीते पल याद आ रहे थे, जब वो पहली बार अपनी माँ की मौत के बाद इस शहर में आया था। मुराद ने उसे अपने घर में पनाह दी थी। उसकी अम्मी बुराक को मुराद से भी ज्यादा प्यार करती थी। उसे मानो अपनी फैमिली मिल गई थी। मुराद के उस पर बहुत एहसान थे, लेकिन उसने बुराक को कभी कुछ नहीं जताया। वो वाकई सच्चा दोस्त था। उसका जाना बुराक को अंदर से खा गया था। वो किसी 2 साल के बच्चे की तरह रो रहा था। उसे रोने का खुलकर अब मौका मिला था। यहाँ कोई नहीं था उसे देखने वाला, बस वो और उसके मलाल थे। जिंदगी ने बुराक हशाम को कुछ दिया हो या ना दिया हो, मगर मलाल खूब दिए थे। कुछ लम्हे बाद ही बुराक के अपार्टमेंट की घंटी बजी। इस वक्त वो किसी से मिलना नहीं चाहता था। दरवाजे पर जो कोई भी था वो मुसलसल घंटी बजाता रहा। बुराक तंग आकर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। आंसू साफ करते हुए दरवाजा खोला। वो दरवाजे पर खड़े शख्स को अच्छी भली सुना देता अगर वहां मिन्हा न खड़ी होती। मिन्हा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी। अंदर आए। वो किसी के सामने नहीं रोता था। सुबह मुराद को इस हालत में देखकर वो भूल गया था कि मिन्हा भी उधर खड़ी थी। आंसू क्यों साफ किए? इन्हें बहने दो ताकि तुम्हारा गम कम हो सके। मिन्हा ने अंदर आते हुए बोला।
अब वो दोनों टीवी लाउंज में आमने सामने बैठे थे। नहीं, वो तो वैसे ही आंख में कुछ चला गया था। वो बात संभाल रहा था। बुराक, तुम गहरे सदमे में हो और इस वक्त तुम्हें किसी ऐसे की ज़रूरत है जो तुम्हारे अंदर का गम सुने। वो बुराक से हमदर्दी कर रही थी। वो इसीलिए आई थी उसकी सब सुनने। कोई नहीं है मेरा सुनने वाला, जो थे सब चले गए। वो बिखर चुका था। मैं हूं ना तुम्हारे पास, उसने बड़े मान से कहा था। और यह सुनकर बुराक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या वाकई मिन्हा उसके गम का साथी बन सकती है? कुछ दिनों में ही हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी कुछ दिनों में ही हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी तो हो गई है कि हम एक दूसरे से सब कह सके। तुम और मैं हर चीज में एक दूसरे का साथ देते हैं, तो गम बांटने में क्यों ना दें? वो बुराक को कंफर्ट कर रही थी। अगर हालात मुख्तलिफ होते तो बुराक को ये अल्फाज खुश करने के लिए काफ़ी थे। आप सही कह रही हैं, मगर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था मिन्हा को सब बताना। सारिम वाले मामले में तुमने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा था, तो आज मैं भी यहाँ से नहीं जाने वाली जब तक तुम मुझे सब बता नहीं देते। वो जिद की पक्की थी। बुर्राक थोड़ी देर खामोश रहा। मिन्हा चुप करके वहीं बैठी रही। वो आज यहाँ से जाने वाली नहीं थी। बुर्राक को आखिर अपनी खामोशी तोड़नी पड़ी। जानती हैं आप, मैंने आज तक अपने बाप को नहीं देखा। मेरी जिंदगी में आज तक बाप के प्यार की कमी है जो मैं चाह कर भी पूरी नहीं कर सकता। वो बोलना शुरू हुआ। उसकी जिंदगी का पहला मलाल। मिन्हा उसकी तरफ ही देख रही थी, लेकिन वो नीचे देख रहा था। फिर जब मुझे पता चला कि मेरी मामा की वजह से मेरे बाबा घर छोड़कर गए थे, तो मैं अम्मी को गुस्से में छोड़कर चला गया। मेरा गुस्सा वक्ती था। मिन्हा मैं अपनी माँ के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मेरे जाने के कुछ दिन बाद ही उसकी हिम्मत टूटी। ये उसकी जिंदगी का दूसरा और सबसे बड़ा मलाल था। मिन्हा की आंखों में बुर्राक के लिए दर्द था। बुर्राक ने गहरा सांस लिया। वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। दुनिया कहती है मैंने अपने माँ बाप की लड़ाई करवाई, अपनी माँ को मैंने मारा। आप बताएं, कोई औलाद ऐसा कैसे कर सकती है? वो मिन्हा की तरफ देखकर बच्चों की तरह सवाल कर रहा था। मिन्हा के पास कोई जवाब नहीं था। कोई औलाद अपनी माँ को कैसे मार सकती है? मैं सिर्फ नाराज था उनसे। मैं वो अब हिम्मत खो चुका था। आज इतने सालों बाद सब उसकी जुबान से निकला था। उसके बेख्तियार आंसू निकले। मिन्हा को समझ नहीं आ रहा था कि वो बुराक की तकलीफ कैसे कम करे, मगर इस शख्स को ऐसे देखकर ना जाने क्यों उसका दिल डूब रहा था। मैंने हर उस शख्स को खो दिया जो मेरे दिल के करीब होता है। आज तक वाकई उसने अपने सब प्यारों को खोया था। उसकी जिंदगी में बस मलाल थे, और ये मिन्हा को आज पता चला था। मैं न अपनी माँ को बचा पाया, ना ही अपने दोस्त को। इस चीज़ का मलाल मुझे सारी जिंदगी रहेगा। वो सर झुकाए बोला था। मैं तुम्हारी तकलीफ तो नहीं कम कर सकती, मगर मैं वादा करती हूँ कि मैं हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगी। खुद को अकेला मत समझो। वो उसे तसल्ली दे रही थी। यह सुनकर बुराक ने एकदम उसकी तरफ देखा। मिन्हा उसकी आखिरी खुशी थी। अगर उसने मिन्हा को भी खो दिया तो वो सब हार जाएगा। आप वादा करें, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। वो बहुत उम्मीद से उसकी तरफ देख रहा था। मिन्हा एक लम्हे के लिए खामोश हुई। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये अल्फाज नहीं, बुराक की खुशी की वजह थी। वो उदासी से मुस्कुराया। तुमने कुछ खाया? मिन्हा ने उससे सवाल किया था। नहीं, भूख नहीं है। उसका दिल अभी तक उदास था। मैं कुछ बना देती हूँ। मीना ने कह तो दिया था, मगर कुकिंग के नाम पर उसे बस चाय और कबाब फ्राई करने आते थे। नहीं, मैं सुबह को कुछ खा लूँगा। तुम आज सुबह से भूखे हो, मैं बना देती हूँ। वो किचन की तरफ बढ़ी। किचन ओपन था, इसलिए बुराक को वो किचन में काम करती नजर आ रही थी। मिन्हा ने फ्रिज खोला, ब्रेड निकाली, अंडे फेंटे। बुराक खामोश बैठा था। मिन्हा ने ब्रेड टोस्टर में डाले, फ्राइंग पैन में ऑयल डालकर अंडा फ्राई किया। ये थी उसकी कुकिंग, जो बुराक चलते फिरते बना लेता था। अंधेरे कमरे में वो अकेला बैठा था, सर झुकाए अपने मलाल का बोझ उठा रहा था। उसने सर उठाकर देखा तो उसका चेहरा वाज़ेह हुआ। बुर्राक की आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था। वो मुस्कुराता हुआ बुर्राक का शाम बिल्कुल नहीं लग रहा था। तुम्हारे गुस्से और जिद की वजह से मेरी जान गई। उसके सामने सफ़ेद कपड़ों में सोफिया खड़ी थी। वो रोते हुए नफ़ी में सर हिला रहा था। मैंने कितना रोका था कि मत जाओ बुराक, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वो उसके गिर्द चक्कर काटते हुए बोल रही थी। तुमने मुझे मारा है बुराक, तुमने। अब के वो चीखी थी। और बुराक जो कब से सबसे इनकार कर रहा था, वो यकदम साकिन हुआ था। ये अल्फाज नहीं, खंजर था जो उसके दिल में उतर गया था। मैंने नहीं मारा आपको, मामा, मेरा यकीन करें। वो अपनी सफाई पेश कर रहा था।
اس کا منہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، وہ مسلسل رو رہا تھا، لیکن ملال تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے تو تجھے اپنا بھائی کہا تھا، تو مجھے بھی نہیں بچا پایا۔ اس نے ایک بار پھر نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی ماں کے آگے سفید کپڑوں میں مراد کھڑا تھا۔ براق نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مراد اور اس کی ماں دونوں اس کو ناراضگی سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دے مراد، میں الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ رو رو کر اس کا گلا خشک ہو چکا تھا، اس میں اب اور ہمت نہیں تھی۔ صوفیہ اور مراد دونوں براق کے ارد گرد گول چکر کاٹ رہے تھے۔ تم نے ہمیں مارا ہے براق، تم نے۔ ان کے منہ سے بس یہی لقب نکل رہے تھے۔ وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ براق اپنے پیاروں کو کیسے مار سکتا تھا؟ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ کچھ بولے۔ صوفیہ اور مراد اب اس کے قریب آ رہے تھے۔ اسے ان دونوں سے خوف آ رہا تھا۔ ان کے بڑھتے قدم براق کو اپنے آپے سے باہر کر رہے تھے۔ میں نے نہیں مارا، وہ آنکھیں بند کر کے چیخا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھولی تو وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، نہ اس کی ماں نہ اس کا دوست۔ براق کا سانس اوپر نیچے ہو رہا تھا، وہ ایک بھیانک خواب سے جاگا تھا۔ اس نے پاس ٹیبل پر پڑی ٹیبلٹس اٹھائیں اور اپنے منہ میں ڈالی، پانی کا گلاس پی کر انہیں نیچے کیا۔ وہ اب لمبی سانس لے کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسروں کی تکلیف وہ منٹوں میں سمجھ جاتا تھا، لیکن اپنی تکلیف کو وہ ہمیشہ نظر انداز کرتا تھا۔ براق واقعی خود کو سب کے لیے قصوروار سمجھتا تھا، اسی لیے ایسے خواب روز دیکھنا اس کا معمول تھا۔ آج اس کی ماں کے ساتھ مراد بھی ان خوابوں میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ملال کا قیدی تھا۔ اگلے دن وہ مراد کے فلیٹ والی گلی میں کھڑا سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ گلی میں کوئی آتا یا جاتا دکھائی نہیں دیا تھا۔ مینہا اس کے ساتھ نہیں آئی تھی، وہ ایک اور کیس پر کام کر رہی تھی۔ مراد کا کیس پولیس کے ریکارڈ میں درج نہیں کیا گیا تھا، اسی لیے مینہا آفس ٹائمنگ پر مراد کا کیس حل نہیں کر سکتی تھی۔ براق نے گرے رنگ کا لانگ کوٹ پہن رکھا تھا، جس کے نیچے بلیک ہائی نیک اور بلیک پینٹ تھی۔ آج نہ بال بنائے ہوئے تھے اور نہ ہی شیو۔ حالت سے ہی وہ کافی تھکا تھکا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مینہا کو کال ملائی۔ آپ مراد کی طرف آ سکتی ہیں؟ مینہا جو آفس میں بیٹھی کوئی فائل تیار کر رہی تھی، اس نے ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھا۔ ہاں، لنچ کا ٹائم ہونے والا ہے، میں بس 15 منٹ تک آتی ہوں۔ براق نے اوکے کہہ کر فون بند کیا۔ تھوڑی دیر بعد مینہا وہاں پہنچ چکی تھی۔ اس نے براؤن رنگ کا کوٹ کے نیچے اسکن کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ براق کی طرف بڑھی۔ ارد گرد کے لوگ سے پوچھ تاچھ کرنی ہے، مگر لوگ پولیس کو ہی سچ بتاتے ہیں۔ مینہا سمجھ گئی تھی کہ براق نے اسے یہاں کیوں بلایا ہے۔ میں گاڑی سے اپنا کارڈ نکال لوں، پھر پوچھ تاچھ کرتے ہیں۔ وہ اپنے انسپیکٹر والا کارڈ اٹھانے کے لیے گاڑی کی طرف بڑھی۔ براق بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ارد گرد کے فلیٹس میں رہنے والے سے پوچھ تاچھ کرنے تھے، لیکن جیسے ہر ایک کی زبان پر تالے تھے۔ مراد کے فلیٹ کے سامنے والے فلیٹ میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ براق اور مینہا ان کے فلیٹ میں کھڑے ان سے سوال کر رہے تھے۔ بیٹا، میں سچ بتا رہا ہوں، جس رات مراد کا قتل ہوا اس رات میں جاگ رہا تھا۔ مجھے نہ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، نہ ہی کسی کے بیل بجانے کی۔ دونوں فلیٹ ایک دوسرے سے 2 قدم دور تھے۔ گھنٹی کی آواز دونوں کے گھروں تک آتی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مراد اپنے فلیٹ کا دروازہ کھلا چھوڑ دے اور کوئی بھی اندر داخل ہو جائے؟ براق کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے کہا آپ اس دن جاگ رہے تھے، تو کیا آپ نے مراد کی کوئی چیخوں کی آواز سنی تھی؟ مینہا نے اگلا سوال کیا۔ نہیں بیٹا، مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ صاف انکار کر رہے تھے۔ مراد کے پیٹ میں 10 بار وار کیا گیا تھا، وہ ایک بار بھی نہیں چیخا۔ میں مان ہی نہیں سکتا۔ اس سے ایک خراش بھی آ جاتی تھی تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ براق کو تھوڑا شک ہوا۔ شرافت سے تم بتاتے ہو یا میں کوئی اور طریقہ استعمال کروں؟ براق نے بوڑھے کو اپنا بھاری ہاتھ دکھایا۔ مینہا نے مارے غصے کی آنکھیں بند کر لی تھی۔ بیٹا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ بوڑھا تھوڑا ڈر گیا تھا۔ کہیں تم نے ہی تو مراد کو نہیں مارا؟ براق واقعی پاگل ہو چکا تھا۔ براق، دماغ درست ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے تفتیش کا؟ مینہا کو غصہ آیا تھا۔ وہ بہت ان پروفیشنل برتاؤ کر رہا تھا۔ مراد کے کیس کو لے کر وہ بہت زیادہ جنونی ہو گیا تھا۔ مینہا کی بات سن کر اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ براق آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس آ رہا تھا۔ مراد جاتے جاتے اس کی خوشیوں کا کچھ حصہ لے گیا تھا۔ کم سے کم مینہا اس کے ساتھ تھی اور وہ اس کے لیے مسکرانے کی کوشش کرتا تھا۔ براق روز دفتر سے واپسی پر شانزے کی طرف جاتا تھا۔ اسے کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو، براق نے اس کی ٹھان لی تھی۔ وہ فلیٹ کے باہر سے ہی شانزے کو اس کی ضرورت کی چیزیں پکڑا کر چلا جاتا تھا۔ وہ عدت میں تھی، اس لیے سامنے نہیں آتی تھی۔ بھابھی، آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی ضرورت ہو آپ مجھے کال کر دیا کریں۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا بول رہا تھا۔ شانزے فلیٹ کے اندر کھڑی تھی۔ شکریہ براق، تم نے میرا بہت خیال رکھا۔ بس کچھ دن بعد تمہاری یہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ ارے بھابھی، تکلیف کیسی؟ آپ میرے بھائی کی بیوہ ہیں، ویسے آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ اسے لگا شاید وہ گلگت واپس جا رہی تھی۔ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا، ہر راز کے کھلنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔
बुर्राक को समझ में नहीं आई थी। सोनिया बेगम मिन्हा के साथ बुर्राक की तरफ ताजियत के लिए आई थी। मिन्हा ने सादा कुर्ता पजामा पहन रखा था, बुर्राक ने भी सादा सी शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। अभी उन तीनों ने मुराद की मगफरत की दुआ की थी कि मिन्हा ने अच्छा मौका देकर बुर्राक की तवज्जो उस कागज़ की तरफ बढ़ाने की कोशिश की। बुर्राक, हमें जो कागज़ मिला था मुराद के पास से, तुमने उसका कुछ पता किया? उस पर एक लफ्ज़ लिखा था, मुनाफिक। उसका क्या मतलब हो सकता है? वो हैरान था। शायद उस मुनाफिक लफ्ज़ में हमारे लिए कोई हिंट हो। मिन्हा के दिमाग से वो लफ्ज़ नहीं निकल पा रहा था। मुनाफिक तो ऐसा शख्स को कहा जाता है कि जिसके दिल में कुछ और हो और जुबान पे कुछ। ऐसे लोग आपके मुंह पर बहुत अच्छे बनते हैं, जैसे उनसे ज़्यादा कोई आपके साथ मुखलिस नहीं है, लेकिन हकीकत उसके बरक्स होती है। दुश्मन से ज़्यादा हमें ऐसे लोगों से ख़तरा होता है। दुश्मन सामने से वार करता है और एक मुनाफिक आपकी पीठ में झुरक घूमता है। सोनिया बेगम उन दोनों की मदद कर रही थी। इंसान को सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ नुकसान पहुंचाती है तो वो है मुनाफिकत। हम अल्लाह की तरह चेहरे नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि कौन हमारे साथ मुखलिस है और कौन हमारे लिए दिल में बुग़्ज़ पाल कर बैठा है। वो दोनों सोनिया की बातें गौर से सुन रहे थे। हमारे प्यारे रसूल के मदीना हिजरत करने से पहले अब्दुल्ला बिन अबी को मदीने का सरदार चुना गया था, मगर जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में कदम रखा तो उस वक्त मदीने में इस्लाम का बोलबाला था। मदीना के लोगों ने अपने तमाम मामलात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपोर्ट कर दिए। इसी वजह से अब्दुल्ला बिन नबी के सीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाती बोस और अनात पैदा हो गया, और वो दिल ही दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जलने कोड़ने लगा। अब्दुल्ला बिन नबी ने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया और ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह और उसके रसूल के तमाम अहकामात की पाबंदी शुरू कर दी, लेकिन दिल से वो मुनाफिक था। ग़ज़वा उहद के वक्त उसने अपने 300 मर्दों के साथ जंग से पीछे हटने का ऐलान किया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देते हुए उहद के मैदान से भाग गया। यही मुनाफिक शख्स हज़रत आयशा पर तहमत लगाने में भी पेश पेश था। वो उन्हें बता रही थी कि मुनाफिकीन ने तो हमारे रसूल को भी नहीं छोड़ा, तो हम क्या चीज़ हैं। हमें कोई धोखा दे दे तो हम फ़ौरन अल्लाह से ऐसे शिकवे करते हैं जैसे अल्लाह ने बहुत जुल्म कर दिया। हमारी ज़िंदगी में अब्दुल्ला बिन अबी जैसे बहुत से लोग होते हैं जो हमसे हसद और जलन की आग में जल रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मिन्हा ने अपनी माँ का साथ दिया था। बुर्राक गहरी सोच में जा चुका था। आखिर वो कौन था जिससे बुराक मुराद को खतरा था? कौन था वो मुनाफिक जिसने मुराद को धोखा दिया था? मिन्हा बुराक को खोया हुआ देखकर दोबारा बोली, बुराक, ये कातिल जो कोई भी है वो मुराद के बहुत करीब था। मुराद के कत्ल वाले दिन मुझे किचन से 2 चाय के कप मिले थे, यानी कातिल और मुराद दोनों ने बैठकर चाय पी थी। मिन्हा ने बुराक को खबरदार किया था। आपको उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले थे? मुराद ने सवाल किया। नहीं, वो दोनों ग्लास धोकर रखे हुए थे। आप एक दफ़ा मुझे वो पर्ची दिखा सकती हैं जो मुराद के कमरे से मिली थी? उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था। मिन्हा ने बुराक की तरफ वो कागज़ बढ़ाया। बुराक ने कागज़ देखा तो वो हैरान हुआ। ये मुराद की लिखाई नहीं है। मुराद मीम को ट्रायंगल की तरह लिखता था, वो मीम को गोल लिखता ही नहीं था। हैरत की बात थी, लेकिन उससे मिलती जुलती लिखाई उसने कहीं ज़रूर देखी थी और उससे अब याद नहीं आ रहा था। तुम्हारा मतलब है ये उस कातिल ने लिखा है, मगर वो ऐसा क्यों करेगा? मिन्हा ने सवाल किया। मुझे नहीं पता, मगर ये जो कोई भी है वो चाहता है कि मैं उसे पकड़ूं। अच्छा बेटा, तुम दोनों केस पे डिस्कशन करो, मैं चलती हूँ, रात का खाना बनाना है। सोनिया बेगम उठी थी। उनके जाने के बाद वो दोनों केस पर काफ़ी डिस्कशन करते रहे, मगर केस हल नहीं हो रहा था। बुराक के जज्बाती फैसले की वजह से मिन्हा मुराद का पोस्टमार्टम भी नहीं कर पाई थी, वरना केस कब का हल हो जाता। जो भी था, ये केस बुराक को खुद हल करना था। तुमने कहा था शानजे गिलगित से है? मिन्हा को काफ़ी दिनों से ये चीज़ परेशान कर रही थी। हाँ, क्यों, क्या हुआ? मिन्हा के सवाल पर उसे ताज्जुब हुआ। तो गिलगित से वो इस्लामाबाद 2 घंटे में कैसे पहुंच गई? बात दुरुस्त थी। शानजे भाभी ऐसा नहीं कर सकती, आप उन पर शक ना करें। उसने साफ इनकार किया। बुराक, इस वक्त सब पर शक करना बनता है। अगर उस दिन तुमने जल्दी न की होती मुराद को दफनाने की तो अभी तक केस हल हो जाता। उससे बुराक पर थोड़ा गुस्सा था। मुझसे मुराद की वो हालत नहीं देखी जा रही थी। आप समझने की कोशिश करें। कातिल को मैं ढूंढ लूंगा, बस मुझे पिछली गली की सीसीटीवी फुटेज मिल जाए। मुराद के कमरे की खिड़की उसी गली में ही खुलती थी। मिन्हा कोई जवाब दिए बगैर उठी और बुराक को खुदा हाफिज कहकर बाहर की तरफ लपकी। बुराक अभी सबके बारे में सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा। तुम्हारे दोस्त का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। फ़ोन पर लाइला थी। इतने दिनों से बुराक गोदाम नहीं गया था और उसे आज मुहतशिम ने मुराद की मौत का बताया था। अल्लाह उसकी मगफिरत करे। बुराक ने जवाब दिया।
آمین، ویسے اس کی موت کیسے ہوئی؟ اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ اس کا قتل کیا گیا ہے اور میں انہی قاتلوں کو ڈھونڈنے میں مصروف ہوں۔ اگر کوئی میری مدد چاہیے اس بارے میں تو میں مدد کر سکتی ہوں۔ وہ تنہا نہیں تھا۔ اس وقت تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر مراد جیسے اچھے آدمی کو کون مار سکتا ہے۔ وہ واقعی الجھا ہوا تھا۔ اس دنیا میں کوئی اعتبار کے قابل ہے؟ ہمیشہ کوئی قریبی ہی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ کبھی سنا ہے کسی سے کہ مجھے ایک انجان آدمی نے دھوکہ دیا؟ جو دل کے قریب تر ہوتا ہے وہی انسان دھوکہ دیتا ہے۔ اس سے زندگی کی تلخ حقیقت بتائی تھی۔ جس شخص کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو میرے بہت قریب ہے، یہ مجھے ہرٹ کر ہی نہیں سکتا، یقین کرو وہ شخص ایک الگ طریقے سے ہٹ کر کے جاتا ہے۔ وہ پھر سچ بول رہی تھی۔ مگر مراد کے قریب تو میں تھا، میرے علاوہ تو… یکدم اس کے دماغ میں ایک نام گونجا تھا۔ کیا منہا کا شک درست تھا؟ تھینک یو لیلا، تم نے میری بہت سی مشکل آسان کر دی۔ براق کا دماغ بجلی کی طرح تیز تھا۔ اپنے مشکل وقت میں ہمیشہ تم لائلہ سلطان کو اپنے ساتھ پاؤ گے، وہ فخر سے بولی تھی۔ براق نے وہ پرچی دوبارہ کھولی۔ میم اس کے دماغ میں گھوما تھا۔ گول میم اس نے پہلے کہیں دیکھا تھا۔ دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ یکدم اسے وہ ڈنر والا ریویو یاد آیا۔ شانز مراد، وہ شانزے تھی جو میم کو گول لکھتی تھی۔ گھر کے گیٹ کی گھنٹی بجی تو منہا گیٹ کھولنے کے لیے اس کی طرف بڑھی۔ اس نے گیٹ کھولا، سامنے ہمایوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ وہ یوں اچانک آ گیا تھا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تم اچانک؟ وہ اب دونوں اندر جا رہے تھے۔ بی جان کا حکم تھا کہ میں فوراً واپس آؤں تو میں چھٹیاں لے کر آ گیا۔ ویسے بھی تمہارا برتھ ڈے بھی آ رہا ہے اور ہر دفعہ کی طرح اس بار بھی تمہارا برتھ ڈے میں ہی سیلیبریٹ کروں گا۔ وہ اسے سب بتا رہا تھا۔ منہا نے اس سے اندر چلنے کا بولا۔ منہا کا برتھ ڈے اس بار بہت اسپیشل ہونے والا تھا۔ ہمایوں کو دیکھ کر بی جان کا چہرہ خوشی سے باغ باغ ہو گیا تھا۔ وہ سب گھر والے ڈائننگ پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ آج اتنے عرصے بعد سب نے اتنے شوق سے کھانا کھایا تھا۔ بی جان سربراہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ان کے الٹے ہاتھ پر ہمایوں بیٹھا تھا۔ ہمایوں کے ساتھ سونیا بیٹھی تھی اور ان کے سامنے ہی منہا اور نور بیٹھی تھی۔ بس اب میں ہمایوں کی شادی کر رہی ہوں۔ بی جان نے خاموشی توڑی تھی۔ ہاں بی جان، ہاں بی جان جلدی سے کر دیں، میں تو اس کی شادی میں خوب ڈانس کروں گی۔ منہا نے بی جان کا ساتھ دیا تھا۔ سونیا بیگم مسکرائی تھی اور ہمایوں کے گلے میں چاول اڑے تھے۔ کوئی دلہن اپنی ہی شادی میں ڈانس کرتی ہے؟ بی جان نے اسے ٹوکا تھا اور منہا کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ بی جان نے کیا بولا ہے۔ ہمایوں کی شادی میں وہ دلہن؟ میں نے تمہاری اور ہمایوں کی بات کی کر دی ہے۔ یہ الفاظ نہیں پتھر تھے جو منہا پر گرے تھے۔ اس کا منہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر سونیا بیگم کو دیکھا۔ وہ آنکھیں چراتے ہوئے کھانا کھانے لگی تھی۔ کیا منہا اپنے حق کے لیے بولے گی؟ براق اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس نے شانزے کو کال کی، وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس کا شک یقین میں بدل رہا تھا۔ نفرت کا رشتہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت صرف اپنے دشمن کے نقصان کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ اسے شانزے کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس نے غصے میں گاڑی گھمائی۔ اگر یہ سب شانزے نے کیا تھا تو وہ آج اس کے ہاتھوں بچنے والی نہیں تھی۔ نفرت آپ کے اندر کا وہ جانور جگا دیتی ہے جو انسان کی صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ اس نے گاڑی کو جہاز کی طرح اڑانے کی کوشش کی۔ وہ جنون میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے قریبی لوگوں کو کوئی نقصان پہنچائے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ گلگت سے وہ اسلام آباد 2 گھنٹوں میں کیسے پہنچ گئی؟ اس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے منہا والی بات یاد آئی۔ پہلے وہ انکار کر رہا تھا، مگر لائلہ کی بات سن کر اسے لگا تھا کہ شانزے ایسا کر سکتی ہے۔ اسے شانزے کی لکھائی یاد آئی تھی۔ اس ڈنر والے دن شانزے نے میم کو گول لکھا تھا جیسے اس کاغذ پر لکھا ہوا تھا۔ اس نے شانزے کو دوبارہ کال کی۔ وہ اس بار کال اٹھا لی گئی تھی۔ کدھر ہو تم؟ براق کا لہجہ سرد تھا۔ میں نے کدھر جانا ہے؟ وہ ٹی وی لاؤنج پہ بیٹھی تھی۔ سنا تھا جب کوئی قاتل پکڑا جا رہا ہو تو وہ بھاگتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور اس کی بات سن کر شانزے پورے اسرار طریقے سے مسکرائی تھی۔ آخر تمہیں پتہ چل ہی گیا۔ کافی دیر لگا دی تم نے تو۔ مجھے لگا تھا کہ تم اسی دن سمجھ جاؤ گے۔ براق جو انتظار کر رہا تھا کہ شانزے اس بات سے انکار کرے گی، وہ حیران ہوا تھا۔ چونک گئے؟ میں تو تمہیں بہت چالاک سمجھتی تھی۔ تمہارے لیے ایک پرچی بھی چھوڑی تھی۔ چلو دیر آئے درست ہے۔ وہ بالکل مطمئن تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اب تم کہیں بھی بھاگ جاؤ، میں تمہیں دنیا کے ہر کونے سے ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ غصے میں چلایا تھا۔ براق ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کنٹرول کرتے ہوئے شانزے سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ کب سے مجھے اس لمحے کا انتظار تھا۔ وہ آخر چاہتی کیا تھی؟
آخر میرے دوست نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ جاننا چاہتا تھا۔ میرے باپ نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ تم کیا سمجھتے ہو میں اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ ایسے ہی ہنسی خوشی زندگی گزارتی؟ میرے باپ کے پیٹ میں 5 بار چاقو مارا گیا تھا۔ میں نے اس دن خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں مراد کے پیٹ میں 10 بار چاقو ماروں گی۔ وہ چیخی تھی۔ براق نے فون بند کیا۔ بات کرنے کا وقت نکل چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ براق کی گاڑی مراد کے فلیٹ کے باہر رکی۔ جیب میں پڑی پستل باہر نکالی اور اسے لوڈ کیا۔ اب وہ اوپر بڑھ رہا تھا۔ وہ جنونی آدمی تھا اور اس وقت شانزے کا خون اس کے سر پر سوار تھا۔ براق آج شانزے کو اپنے ہاتھوں سے مارے گا، یہ تو طے تھا۔ کیا واقعی براق حشام قتل بھی کر سکتا تھا؟